हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है वापस से एक बार फिर प्लेटफॉर्म चैनल पे, मेरे प्लेटफॉर्म चैनल पे। आई होप आप मुझे देख पा रहे होंगे, कनेक्ट हो पा रहे होंगे। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जैसे कल वादा किया था उसी वादा को पूरा करने के लिए वापस से मैं आया हूँ एक बार फिर आपके सामने। ठीक है बच्चों, फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। कल की कुछ क्लास बाकी थी, उस क्लास को पूरा करेंगे आज हम। ठीक है बच्चे, ओके। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। ठीक है, सबको मैं कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा, जितना ज़्यादा मैं कमेंट पढ़ पाऊँ कोशिश करूँगा कमेंट पढ़ पाऊँ आप लोगों के। जय माता बच्चे। अंजू, दीपक, भाई का, एम्स, कपिल, नीतेश, सुजीत, प्रमोद, सचिन, रामपाल, विघ्न हरमन, सुनील कुमार, उमेश चौधरी, सार रिजवी। आई होप आपने कल की क्लास को एंजॉय किया होगा, और जो कल क्लास में आपको सीखने को मिला है उस क्लास से बहुत कुछ। आवाज़ सही आ रही है बच्चे, नहीं आ रही? आवाज़ ठीक आ रहा है? चलो और सही कर लेते हैं आवाज़ को ऊपर। अब आवाज़ सही आ रहा है सबको? वॉइस कम आ रहा है? अब सही है वॉइस? ठीक है बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने कल की क्लास को एंजॉय किया होगा, और जो कल की क्लास है वो आपने कॉपी बना भी ली होगी, और इस कॉपी से आपको फायदा मिल भी रहा होगा कि कैसे कैसे इस कॉपी से आपको फायदा मिलना है। आवाज़ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सही आ रही होगी। ठीक है बच्चे, पहले माइक नहीं लगाया था, मैंने माइक लगा लिया। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। सो इन द यस्टरडे क्लास वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक चल रहा था बच्चे किसके बारे में? डाइट्स के बारे में चल रहा था कि कौन सी डाइट होनी चाहिए। अब समय खराब नहीं करते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं जिससे कि आपके समय का सही यूज हो सके। ठीक है बेटा, चलो। तो कल हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम डाइट्स के बारे में बात कर रहे थे कि पर्टिकुलर डिजीज के लिए कौन कौन सी डाइट होती है। तो मैं एक बार जो मैंने कल बताई थी उनको मैं जल्दी रिवाइज करा देता हूँ, जो बच्चे कल नहीं देख पाए थे उन बच्चों को फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं आपको बताया था कि अगर किसी को एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, किडनी प्रॉब्लम है, तो किडनी प्रॉब्लम है तो आप उसको ज्यादा वर्कलोड नहीं बढ़ाओगे, तो लो सोडियम और लो प्रोटीन डाइट होती है हमेशा। अगर ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ कल वाला, थोड़ा सा जो है दो तीन चीजें हैं वो कल वाली रिवाइज करा देता हूँ डाइट के बारे में। तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में लो सोडियम और लो प्रोटीन डाइट बताई थी मैंने। एडिशन डिजीज के बारे में मैंने कहा था कि हाई सोडियम रखना पर पोटेशियम कम रखना। एडिशन के बारे में मैंने कहा था कि सोडियम हाई होना चाहिए, पोटेशियम कम होना चाहिए। एडीएचडी के बारे में बताया था कि हाई कैलोरी होनी चाहिए और फिंगर फूड देने चाहिए। फिंगर फूड बाइपोलर डिसऑर्डर में भी देते हैं, फिंगर फूड बाइपोलर में भी देते हैं और एडीएचडी में भी देते हैं। जिसको बेड सोर होता है उसको हाई प्रोटीन और हाई विटामिन सी दिया जाता है। बेड सोर वाले क्लाइंट को हम हाई प्रोटीन और हाई विटामिन सी देते हैं, वुंड हीलिंग में फास्ट होता है। पता है ना आपको अच्छे से? बर्न पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको टिप्स याद होना चाहिए। अगर बर्न पेशेंट है तो उसको मैं कौन सी डाइट दूंगा? बर्न पेशेंट के लिए डाइट देते हैं हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी और हाई विटामिन सी। तीनों चीज हाई देते हैं, प्रोटीन हाई, कैलोरी हाई और विटामिन सी हाई देते हैं। ठीक है, कैंसर पेशेंट के लिए हम क्या देते हैं? कैंसर पेशेंट के लिए हम हाई प्रोटीन हाई और हाई कैलोरीज, कभी बात हुई थी हमारी, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरीज डाइट देते हैं। सीलियक डिजीज के अंदर ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, और ग्लूटेन में हम लोग ग्रो का यूज करते हैं, BROW, बार्ले नहीं देते, और राई नहीं देते, ओट्स नहीं देते और व्हीट नहीं देते। ये सारी चीजें हम अवॉइड करते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना। हम क्लास में करता थोड़ी देर। समझ आ रहा है बच्चे इतना? वेरी गुड। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग है बच्चे। चलो चलो, अच्छी बात। कर लूंगा, मैं माँ से बात कर लूंगा। एक बार मैं आपको पहले बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, मम्मी को, मम्मी मेरी लेट सोती है आराम से, वो भी बेटे की तरह ही है। चलो सुनो। ठीक है बच्चे, आपने कहा ठीक है। और बताओ सर किस बर्न के बारे में बात होगी? मैंने बताया था, अब मैंने बताया था कुशिंग डिजीज के बारे में बताया था। कुशिंग डिजीज मैंने कहा था हाई पोटेशियम और लो सोडियम रखते हैं। कुशिंग डिजीज और एडिसन डिजीज उल्टा होता है। कुशिंग में हम पोटेशियम ज्यादा रखते हैं, सोडियम कम रखते हैं। एडिसन में हम सोडियम ज्यादा रखते हैं और पोटेशियम कम रखते हैं। जो क्रॉन्स डिजीज है उसके अंदर हम हाई प्रोटीन और हाई कार्ब देते हैं और लो फैट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो हाई रखते हैं क्रॉन्स डिजीज में, और फैट को लो रखते हैं। सीओपीडी में मैंने बताया था सॉफ्ट डाइट रखते हैं, हाई कैलोरी, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट। हाई फैट, हाई कैलोरी और लो कार्बोहाइड्रेट रखते हैं किसके अंदर? सीओपीडी के अंदर। कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम हाई फाइबर और इंक्रीज फ्लूइड रखते हैं। पता है ना आपको? ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है बच्चे, और मैंने क्या बताया था? सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बताया था कि जो फ्लूइड है वो हाई होता है, सोडियम भी ज्यादा देते हैं और कैलोरी भी हाई देते हैं। ठीक है, डायरिया में बताया था लिक्विड डाइट ज्यादा देते हैं, लो फाइबर डाइट देते हैं। अच्छा ठीक है, और बताओ डंपिंग सिंड्रोम के अंदर कल मैं बताया था आपको, डंपिंग सिंड्रोम में हाई फैट रखते हैं और हाई प्रोटीन रखते हैं। फैट भी हाई होता है और प्रोटीन भी हाई होता है। गॉल ब्लैडर की डिजीज में लो फैट होता है, लो कैलोरी होता है। लो फैट और लो कैलोरी गॉल ब्लैडर डिजीज में देते हैं। गैस्ट्राइटिस में लो फाइबर और ब्लेंड डाइट देते हैं। ब्लेंड मतलब बिना बिना मसाले वाली। ठीक है बच्चे, और आपने कहा गाउटी यानी आर्थराइटिस में लो प्यूरिन डाइट देते हैं। आर्थराइटिस वाले पेशेंट को, गाउट या आर्थराइटिस वाले पेशेंट को लो प्यूरिन डाइट देते हैं। ये तो आपका एग्जाम में पूछ चुका है कई बार। ठीक है, हिस्पेरिन डिजीज में हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, लो रेजिड्यू डाइट, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी और लो रेजिड्यू डाइट देते हैं। ये सब चीजें हम कल बता चुके थे। जो कल नहीं बताई थी अब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या इतना कल का रिवीजन काफी है? तो इतना रिवीजन मैंने कर लिया जो कल के हिसाब से था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चे, तो आज के हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं? आज के हिसाब से हम बच्चे देख रहे हैं कि कौन कौन सी डाइट है। बिल्कुल बच्चे, गुड, सबको गुड इवनिंग है, फटाफट कनेक्ट हो जाओ। अब आज से हम शुरू कर रहे हैं नई चीज। हाइपर टेंशन हो, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो, कार्डिक हार्ट फेल जो भी है, और कंजना और कार्डिक कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हो, हाइपर टेंशन हो, CHF हो, या कंजस्टिव हार्ट या फिर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हो, इसमें कौन सी डाइट दी जाती है? लो सोडियम, लो कैलोरी,
लो सोडियम लो कैलोरी फैट कंट्रोल डाइट, लो सोडियम लो कैलोरी फैट कंट्रोल डाइट दी जाती है हाइपरटेंशन में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। हाइपरथायरॉयडिज्म में कैसी डाइट दी जाती है? हाइपरथायरॉयडिज्म में हाई कैलोरी हाई प्रोटीन। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म है अगर किसी को, तो आप इसको कौन सी डाइट दोगे बच्चे? याद रखना, हाई देनी है दोनों चीजें, कैलोरी भी हाई देनी है और प्रोटीन भी हाई देनी है हाइपरथायरॉयडिज्म में। अगर किसी को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, क्या है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, तो आप इसे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या दोगे? हाई कैल्शियम लो फॉस्फेट डाइट। याद रखना, इसमें हाई, इसमें लो तो रखना है फॉस्फेट, लो तो क्या रखना है? फॉस्फेट, और हाई रखना है कैल्शियम। समझ में आ रहा है बच्चे? तो कैल्शियम क्या रखना है इसके अंदर? हाई। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में सर हाइपोथायरॉयड, अगर हाइपर की जगह हाइपो होता तो कैसे रखते? अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता तो लो कैलोरी और लो फैट रखते। अगर हाइपो होता इसकी जगह, तो इसकी जगह हाइपो होता तो लो रखते, लो ही तो रखते हम इसमें, क्या बच्चे? कैलोरी, और लो रखते फैट। लो फैट होता और लो ही क्या होती इसके अंदर? कैलोरी। ये दोनों की चीजें लो होती कब? हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। पढ़ लो तुम लोग अच्छे से, चलिए बच्चों, चलो याद रखिए सबने, लिख लिया? चलो और बताओ सर। अगर मैं आपसे कहूं कि कावासाकी डिजीज में कैसी डाइट रखते हैं? कावासाकी डिजीज का नाम सुना होगा आपने। कावासाकी डिजीज के अंदर आप जो डाइट रखते हो बच्चे, वो कैसी होती है? वो क्लियर फ्लूइड डाइट होती है। कावासाकी डाइट के अंदर हम कैसी रखते हैं? क्लियर फ्लूइड डाइट रखते हैं कावासाकी के अंदर। ठीक है बच्चे, क्लियर? अच्छा और बताओ, मीनिया डिजीज जो ईयर प्रॉब्लम होती है उसमें लो सोडियम डाइट रखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पूछेगा आपसे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डाइट कई बार एग्जाम में पूछ चुकी है और हमेशा आप गलत करके आते हो, इसको याद रखना, दोबारा गलती नहीं करोगे। देखो, लो इसमें दो चीजें होती है और हाई इसमें दो चीजें होती है। भाई का जो बता रहा है वो सुन लीजिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दो चीजें लो होती हैं, दो चीजें हाई होती हैं। लो होता है सोडियम, चल जा भैया, और लो सोडियम होता है, लो ही क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम दोनों क्या होते हैं? लो। अरे हाँ है ना? तो फिर हाई क्या होता है? हाई होती है कैलोरी और प्रोटीन, हाई होती है कैलोरी और प्रोटीन, हाई होती है कैलोरी और प्रोटीन। लो रखते हैं सोडियम और पोटेशियम और हाई रखते हैं कैलोरीज और प्रोटीन। याद रहेगा? सबको याद है? बिल्कुल। तो सोडियम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर सो लो तो रखते हैं सोडियम और पोटेशियम, और हाई रखते हैं कैलोरीज और प्रोटीन को क्या रखते हैं? हाई। ठीक है बच्चे? चलो, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या है बच्चे? ऑस्टियोपोरोसिस है। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या रखते हैं? हाई कैल्शियम और हाई विटामिन डी, दोनों चीजें हाई रखी जाती हैं, और दोनों में क्या है? विटामिन डी भी हाई रखते हैं और कैल्शियम भी हाई रखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। ये है फेवरेट क्वेश्चन, पैंक्रियाटाइटिस की डाइट बताओ। ये एग्जाम में पूछेगा, पूछ चुका है और पूछेगा। पैंक्रियाटाइटिस में डाइट कैसी होती है? इसकी डाइट को थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान देना। पैंक्रियाटाइटिस की जो डाइट है आप उसमें क्या रखते हो? लो फैट होना चाहिए और स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग होनी चाहिए। इसमें याद रखना, फैट हमेशा लो होता है, और इसमें स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट देते हैं। आप इसमें बार बार डाइट दे सकते हो पर हैवी डाइट नहीं दे सकते, और फैट को कम रखना है। और फैट को क्या रखना है? कम रखना है। बचना बचना, गॉड ब्लेस यू बच्चे। ठीक है, अपने का और बताइए, और क्या क्या इसके अंदर? पेप्टिक अल्सर का नाम सुनो? पेप्टिक अल्सर, हाँ, तो पेप्टिक अल्सर की डाइट भी, ये जो पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर की जो डाइट है वो कैसी होती है? पेप्टिक अल्सर की डाइट ब्लेंड होती है, हाई कार्बोहाइड्रेट लो प्रोटीन होती है। एक तो डाइट कैसी होती है? ब्लेंड, और लो प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट। लो होता है प्रोटीन और हाई होता है कार्बोहाइड्रेट। ये पेप्टिक अल्सर की डाइट है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अगर किसी को पीआईएच है, अगर किसी को पीआईएच है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, तो इसको डाइट कैसी दी जाएगी? पीआईएच की जो डाइट होती है वो हाई प्रोटीन डाइट होती है, हाई प्रोटीन डाइट। आज पेन को पता नहीं क्या हुआ, कल तो सही चल रहा था ये। हाई प्रोटीन डाइट होती है। ठीक है बच्चे? रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर की जो डाइट है वो कैसी होगी? हाई प्रोटीन हाई कैलोरी। कैसी होगी? हाई प्रोटीन होती है, हाई कैलोरी होती है, हाई प्रोटीन होती है, हाई कैलोरी डाइट होती है। किसके अंदर? रीनल फेलियर के अंदर। फ्लूइड कंट्रोल्ड होता है और सोडियम पोटेशियम भी कंट्रोल रखते हैं, तो कम रखना है किसको बच्चे? फ्लूइड को, सोडियम को और पोटेशियम को, इनको कम रखना है, और प्रोटीन और कैलोरी को हाई रखना है। ये एक्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक्यूट की जगह अगर वो क्रॉनिक लिख देता और क्रॉनिक के बारे में पूछता तो हम क्या टिक करते? तो अगर वो क्रॉनिक के बारे में पूछता तो बच्चे याद रखना, लो सोडियम और पोटेशियम रखते हैं, दोनों चीजें लो होती हैं, और लो प्रोटीन रखते हैं। वहां प्रोटीन हाई थी, एक्यूट में प्रोटीन हाई होती है, और यहाँ पर प्रोटीन क्या रखते हैं? लो। यहाँ बस इतना फर्क है कि यहाँ प्रोटीन कैसी कर देते हैं? लो, जबकि एक्यूट में कैसी होती है? हाई। आई होप आपने सारी चीज समझ ली। जितने भी डाइट के क्वेश्चन थे, जितने भी डाइट के क्वेश्चन बन रहे थे, वो मैंने आपको सारे बता दिए, और डाइट के रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों? चलो, वेरी गुड। चले आगे। ओके, अब इसके बाद अब क्या टॉपिक बचता है? डाइट हमने करा दी। डाइट के बाद अब मेरी बात सुनना, कुछ पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बता रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस के बारे में बता रहा हूँ, और मैं ये बताऊंगा कि ये डिजीज
ये जो डिजीजेज हैं, ये जो डिजीज हैं, इनका कौन सा पर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर होता है। तो इसके अंदर जो इसके की फीचर होते हैं, जो की फीचर होते हैं किसी डिजीज के, उसके बारे में बात की जाएगी कि कौन कौन से की फीचर्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है पर्टिकुलर डिजीज के लिए। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन से डिजीज के बारे में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्थराइटिस, जैसे कहते हैं रूमेटॉइड, या इसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है बच्चे, इसके अंदर स्वैन नेक डिफॉर्मिटी पाई जाती है उंगलियों के अंदर। याद रखना, इसके अंदर उंगलियों में, इसके अंदर जो फिंगर होती हैं उसमें कौन सी डिफॉर्मिटी पाई जाती है, वो डिफॉर्मिटी होती है बच्चे स्वैन नेक। कौन सी होती है, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। आपने कहा स्वैन नेक कैसा होता है, जैसे बगुले की चोंच होती है ना, वैसी होती है। तो एक कौन सी डिफॉर्मिटी है, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। स्वैन नेक डिफॉर्मिटी पाई जाती है उंगली में। ठीक है बच्चे, और क्या पाया जाता है इसके अंदर, बॉटूनियर पाया जाता है। बॉटूनियर कहते हैं, बॉटूनियर डिफॉर्मिटीज। तो बॉटूनियर स्पेलिंग बार देख लेना आप, NAIR, बॉटूनियर ऐसा ही होता है। बॉटूनियर डिफॉर्मिटी पाई जाती है, बॉटूनियर। तो बॉटोनियर डिफॉर्मिटी पाई जाती है। तो बॉटोनियर में क्या होता है, याद रखना, दोनों डिफॉर्मिटी के बारे में आपको डायग्राम दिखाता हूं, इसमें मिलेगा क्या। हाँ देखो, ये जो डिफॉर्मिटी है इसको आप देखिए, ये जो इस प्रकार की उंगली आपको सामने दिख रही है, ऐसे होके उंगली ऐसे होके और फिर ऐसे हो रही है, ये वाली डिफॉर्मिटी कहलाती है। ऐसे, देन ऐसे और फिर ऐसे। तो इस प्रकार की जो डिफॉर्मिटी है वो स्वैन नेक डिफॉर्मिटी कहलाती है। इस प्रकार की जो डिफॉर्मिटी है उसे कहते हैं बॉटोनियर डिफॉर्मिटी। दोनों ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पाई जाती है। दोनों किसमें पाई जाती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पाई जाती है। याद रहेगा, क्लियर बच्चे। इसमें क्या होता है, याद रखना कि ये बॉटूनियर होता है वो दोनों में होता है, प्रॉक्सिमल में भी डिफॉर्मिटी होती है, डिस्टल में भी होती है। तो याद रखना कि स्वैन नेक डिफॉर्मिटी और बॉटूनियर डिफॉर्मिटी कौन से वाली डिजीज में पाई जाती है। दे आर द साइन ऑफ द व्हिच वन, आंसर इज आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कौन सा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दिख नहीं रहा है लोगों की वजह से, अच्छा ऐसा है क्या, इसको नीचे कैसे लाएं फिर। ये बेटा इतना तो मुझे इसमें नहीं आता है, कोशिश करता हूँ बट ये नहीं दिखेगा बच्चे, मेरे पास का ज़्यादा अभी नई PPT है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर कोई नहीं। ठीक है बच्चे, याद रहेगा बेटा, कौन सी डिफॉर्मिटी, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। अच्छा, अगर किसी को वेसिलर, अगर याद रखना किसी को वेसिलर स्कल फ्रैक्चर होता है, कौन सा बेटा, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है, तो फिर बच्चे इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें दो साइन है, सन ने बता रखे होंगे आपको, MSN वाले सन ने। एक तो है रैकून आइज और एक है बैटल साइन। इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, तो रैकून आइज पाया जाता है, रैकून आइज पाया जाता है, और एक बैटल साइन पाया जाता है, बैटल साइन। बैटल साइन क्या होता है, बैटल साइन में क्या होता है कि ये जो मेस्टॉइड एकाइमोसिस होता है, जो मेस्टॉइड रीजन में ऊजिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, इसे बैटल साइन कहते हैं। और पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस आंख के चारों तरफ जो होता है, आपने दिखाई एक बार, देखिए बच्चे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है, ये तो रैकूनाइज है, ये जो रैकूनाइज आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर का निशान है। और ये जो दिख रहा है मेस्टॉइड के पीछे एकाइमोसिस, इसे कहते हैं बैटल साइन। ये दोनों साइन किसमें पाए जाते हैं, दोनों साइन बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, याद रहेगा, ठीक है बच्चे। ओके, और बताओ सर, बुलिमिया का नाम सुना है, बुलिमिया। मैंने कहा बुलिमिया में क्या होता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलिमिया के अंदर चिपमंक फेस पाया जाता है। चिपमंक फेस एक बार मैंने पहले बताया था थैलेसीमिया में, चिपमंक फेस, और चिपमंक फेस पाया जाता है बुलिमिया के अंदर। आपने कहा चिपमंक फेस कैसा होता है, ध्यान से सुनिए, जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये अभी मुंह ऐसा है मेरा, अगर ये पैरोटिड ग्लैंड बड़ी हो जाए तो मुंह ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा चिपमंक। तो ये जो मुंह यहाँ से फूल जाता है, इसे कहते हैं चिपमंक फेस। क्या कहते हैं, चिपमंक फेस। कोई पूछे चिपमंक फेस क्यों होता है बुलिमिया में, पैरोटिड ग्लैंड के एनलार्ज या स्वेलिंग होने की वजह से होता है। समझ आ रहा है बच्चे। तो याद रखना, पैरोटिड ग्लैंड के एनलार्ज होने की वजह से, पैरोटिड ग्लैंड के एनलार्ज होने की वजह से, एनलार्ज होने की वजह से होता है बच्चे। क्या आंसर है, चिपमंक फेस। कौन सी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर। चलो अगला, अगला है बच्चे कार्पल टनल सिंड्रोम। आपको पता है कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछता है। कार्पल टनल सिंड्रोम इज ए नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम। देखिए, नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम होता है जिसके अंदर मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है या प्रेस्ड हो जाती है। तो रिस्ट की मीडियन नर्व के कंप्रेस होने की वजह से जो सिंड्रोम पाया जाता है, याद रखना, नर्व का एग्जाम पूछ लेता है, कौन सी नर्व है, आंसर है मीडियन नर्व। ये जो रिस्ट की जो मीडियन नर्व होती है उसके कंप्रेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम पाया जाता है। इसमें दो टेस्ट करते हैं, फेलन टेस्ट और टिनल टेस्ट। कौन कौन से करते हैं, फेलन, याद रखना कौन सा करते हैं, फेलन टेस्ट करते हैं, और टिनल टेस्ट करते हैं। कौन सा, टिनल टेस्ट करते हैं। दो टेस्ट किए जाते हैं, फेनल और टिनल। नाम तो सुने होंगे आपने फेनल और टिनल के, अरे सुने या नहीं सुने बच्चे, वेरी गुड। मीडियल के बारे में चलो इतना तो है कि मीडियन आपको पता है। तो मीडियन के अंदर पाए जाते हैं, इसमें दो साइन पाए जाते हैं, फेलन साइन पाया जाता है और टिनल साइन पाया जाता है। समझ आ रहा है ना बच्चे। फेनल और टिनल में फर्क क्या होता है, ध्यान से सुनिए कि अगर आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा अगर पेशेंट के स्किन को टैप किया जाए, रिस्ट को टैप किया जाए, तो टिंगलिंग सेंसेशन आते हैं। टैपिंग करने से जो टिंगलिंग होती है, टैपिंग करने से जो टिंगलिंग होती है, टी फॉर टैप और टी फॉर टिंगलिंग, तो इससे जो होता है, टैप करने से जो टिंगलिंग हो वो तो टिनल होता है, टैप करने से जो टिंगलिंग हो वो तो टनल होता है। और अगर वेरियस हैंड मोशन की वजह से और अलग अलग हाथ की पोजीशन की वजह से फिंगर में नमनेस आ जाए और टिंगलिंग हो, अलग अलग पोजीशन करने की वजह से अगर निम्नेस आ रही है या फिर टिंगलिंग हो रही है हैंड में, तो इसे कहते हैं फेलन साइन। क्या कहते हैं, फेलन साइन। समझ में आ रहा है बच्चे। तो फेलन और टिनल, याद रखना, अगर फेनल
अगर फेनल साइन पूछ रहा है आपसे, अगर फेनल साइन में कह रहा है तो हैंड मूवमेंट देखे जाते हैं और हैंड मूवमेंट के साथ नमनेस आ जाती है, मूवमेंट होते हैं, नमनेस आ जाती है और टिंगलिंग होती है तो उसे फेलन कहते हैं। हाथों को फैला फैला कर मूवमेंट कराना फेनल कहलाता है, टैप करके टिंगलिंग कराना टिनल कहलाता है। तो फी फॉर फेलन और फैलाना, हाथों को फैला फैला के मूवमेंट कराए जाएं तो उसे फेलन कहते हैं, और टैप कर दो तो टिंगलिंग हो जाए इसे टेनल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो एक बार देख ली। इसमें तो जाकर ये वाला फेस देखो, इसे चिपमंक फेस कहते हैं। ये जो यहाँ से सूज रहा है ना इस महिला का मुंह, इसे चिपमंक फेस कहते हैं। ये एकदम स्लिम महिला है जबकि यहाँ से फूल गई है, तो पैरोटिड ग्लैंड के एनलार्ज होने की वजह से चिपमंक फेस होता है। और फेनल साइन ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहाँ टैप करूं और यहाँ टिंगलिंग हो हाथ में तो इसे कहते हैं टेनल साइन, और हाथों के मूवमेंट के बाद, हाथों को फैलाने के बाद जो टिंगलिंग और नमनेस आती है उसे फेलन कहते हैं। तो फेलन और टेनल दोनों साइन कार्पल टनल सिंड्रोम में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम में पाए जाते हैं। अरे याद होगा कि नहीं हुआ? फर्स्ट टाइम सुना है सर, कोई बात नहीं बच्चे, एग्जाम में काम आएगा, इतना याद रखना 100%। सर कैट आइज देखा है आपने, बिल्ली वाला? मैंने कहा पता है ना, कैट आइज मतलब कैट आइज होती है। मैंने कहा कैट्स आइज एक साइन होता है, कैट आइज रिफ्लेक्स पाया जाता है। आपने कहा कैट आई रिफ्लेक्स किसमें पाया जाता है? मतलब कैट आइज का मतलब है कि ये जो प्यूपिल है वो ब्लैक नहीं होती, ग्रे हो जाती है। रिफ्लेक्स किस पहले से कर लेते हैं, रिफ्लेक्स। तो कैट आई जो रिफ्लेक्स है, इसके अंदर प्यूपिल जो है वो ब्लैक ना होकर ग्रे दिखाई देती है, तो इसे ग्रेस ब्लैक किसे कहते हैं? ग्रेस ग्रेस प्यूपिल कहते हैं। तो ग्रेस प्यूपिल जो है वो पाई जाती है कैट्स आई में। किसमें पाई जाती है? कैट्स आई में। आपने कहा कौन सी डिजीज में कैट आइज पाई जाता है? रेटिनोब्लास्टोमा। बेटा बेटा याद रखना, कैट आइज डिजीज कौन सी डिजीज में पाई जाती है? रेटिनोब्लास्टोमा में पाई जाती है कैट आइज। एग्जाम में पूछेगा ना ये, आरआरबी में और प्री में जब क्वेश्चन आएंगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन करते हैं, और एक क्वेश्चन आपको कहां से कहां लेके जाता है आप अच्छे से जानते हैं। तो आपकी कंसंट्रेशन उतनी होनी चाहिए जितनी कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। याद रखना, अगर हम पढ़ रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि मैं नया यूट्यूब चैनल बनाकर मैं वीडियो बढ़ाकर मैं आपके व्यू और सब्सक्राइबर को चाहूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो एक आदमी आता तो भी पढ़ाता। मैं कौन सा वीडियो प्राइवेट करता हूँ, कौन सा मैं रखता हूँ, ये मैं लास्ट 5 सेकंड में डिसाइड करता हूँ। तो आपको लग रहा है कि अभी नई नई क्लास शुरू करिए सर ने नए चैनल पे, तो कुछ वीडियो आने देंगे। मैं वादा कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब चैनल पर मेरी 20 क्लास ज़्यादा नहीं बचेंगी, चाहे मैं 10 साल पढ़ा लूँ या 5 साल पढ़ाऊँ। इस चैनल पर मेरी 20 से ऊपर क्लास नहीं रहेंगी। और 20 क्लास कौन सी होंगी नहीं पता, मैक्सिमम मैं मेरी 20 क्लास छोड़ूंगा, उसके बाद मैं सारी क्लास उठाऊंगा यहाँ से। तो जो मिल रहा है उसे ये मत समझिए कि मिलता रहेगा, जो चीज़ें मिल रही हैं उनको सही टाइम पे सही चीज़ आपको ग्रास्प करिए। ठीक है बच्चे? चले बेटा। चले, अपने का ओके सर, याद रहेगा। और बताओ सर इसके अलावा, चलो आप कुछ मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मर्फी साइन नाम सुना है? मर्फी साइन बता दो फटाफट। मर्फी साइन कौन सी डिजीज में होता है? जल्दी बताओ, इफ यू रिमेंबर थिंग्स बताओ। मर्फी साइन कौन सी डिजीज के अंदर होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ सब बच्चे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बच्चा कमेंट नहीं करे, याद रखना। आई वांट ईच एंड एवरी कमेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। मर्फी साइन प्रेजेंट इन विच डिजीज? फटाफट आंसर दो। मर्फी डिजीज, मर्फी साइन प्रेजेंट इन विच डिजीज? वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। दैट्स व्हाई आंसर इज कॉलीसिस्टाइटिस। कॉलीसिस्टाइटिस के अंदर, कॉलीसिस्टाइटिस के अंदर पाया जाता है मर्फी साइन। आपने कहा कॉलीसिस्टाइटिस मर्फी साइन होता क्या है सर? कि आपको पेन होता है ऑन डीप पाल्पेशन ऑफ लिवर व्हाइल डीप ब्रीदिंग। जब आप लिवर को राइट साइड में पाल्पेट करते हो, लिवर की तरफ, और डीप पाल्पेट करते हो तो आपको पेन फील होता है राइट साइड में। आप जब डीप पाल्पेशन करोगे, डीप पाल्पेशन करोगे, डीप पाल्पेशन करोगे तो आपको इस पर पेन फील होगा। इसे कहते हैं मर्फी साइन, एंड दैट इज द फाउंड इन द डिजीज ऑफ कॉलीसिस्टाइटिस। वेरी गुड, कौन सा है? कॉलीसिस्टाइटिस। रियली प्राउड। चलो बताओ और कौन कौन से साइन है? 3 साइन लिख रहा हूं, फटाफट नाम बता दीजिएगा। मुझे पता है 100% मैं इससे वाकिफ हूं कि आप इस डिजीज का नाम बता दोगे। बार्लो टेस्ट, ऑटोलोनी टेस्ट, ऑटोलोनी टेस्ट, और ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। बार्लो टेस्ट, ऑटोलोनी टेस्ट और ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, ये 3 टेस्ट बता दो कौन सी डिजीज से संबंधित हैं। जल्दी बताओ फटाफट। आ गया आंसर? दैट्स व्हाई आई से छोड़ना, मुझे पता था मेरे बच्चे हैं आंसर जरूर देंगे। आंसर है कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेसिया। कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेसिया में पाया जाता है, या डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसिया कहते हैं इसको। इस वाली कंडीशन में पाया जाता है हिप डिस्प्लेसिया के अंदर। वेरी गुड। अब कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं बतानी है, इतना बता दो। एबडक्शन करते समय, एबडक्शन करते समय सॉरी, और ये बता दो ऑटोलोनी टेस्ट करते समय एबडक्शन करते हैं या एडक्शन करते हैं? ये बता दो, एडक्शन करना है ऑटोलोनी के समय या थाइज का एबडक्शन करना है? एबडक्शन करना है या एडक्शन करना है, दोनों में से बता दीजिए। ऑटोलोनी में एबडक्शन करते हैं थाइज का या एडक्शन करते हैं? फटाफट बताओ। ऑटोलोनी करते समय, ऑटोलोनी करते समय थाइज का एडक्शन किया जाता है, एबडक्शन नहीं किया जाता। बार्लो करते समय एबडक्शन किया जाता है, एडक्शन नहीं किया जाता। याद रखना, और बार्लो पहले करते हैं, ऑटोलोनी उसके बाद करते हैं। ट्रेंडलबर्ग उसमें करते हैं जिनमें वेट बियरिंग कैपेसिटी होती है। जिनकी वेट बियरिंग कैपेसिटी होती है उन्हीं में कर सकते हैं। न्यूबॉर्न के अंदर ट्रेंडलबर्ग टेस्ट नहीं होता।
बिल्कुल, बार्लो मीन्स बाहर, ऑटोलॉनी मीन्स अंदर। याद रखना सारी चीजें, ये सारी चीजें याद रखना बच्चे। वेरी गुड लकी जांगेड़। मैं उल्टा नहीं बोला, तो उल्टा बोल गया, मैं सही बोला हूँ। दशरथ गुर्जर, और जब उल्टा बोलेंगे ना तो फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। अब तुझे जो उल्टा याद है उसको सीधा कर ले। तो दोबारा रिपीट कर देते हैं हम, पहले बताइए सर। मैंने कहा बार्लो में बाहर, ऑटोलॉनी में अंदर। एक बार दशरथ, एक बार गूगल करके आ जा। क्या पता गूगल भाई को गलत बता दे। वैसे गूगल बताएगा नहीं भाई को गलत, क्योंकि गूगल इंटरनेट से चलता है, और तेरा भाई इंटरनेट है नरसिंह का। ठीक है बच्चे। चल बच्चे, सर डीएसएसबी में आया था, आते रहेंगे एग्जाम, कहाँ जाएंगे हम फो। चलें, गुड, कोई नहीं कोई। अब मैं बता रहा हूँ, बताइए ये किस किस में पाए जाते हैं। सिमियन लाइन, सिमियन लाइन, अरे पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई। सिमियन लाइन, एक साइन ये रहा, ब्रुसफील्ड स्पॉट और गोल्डन स्टेन साइन, ये कौन सी डिजीज में पाए जाते हैं? सिमियन लाइन, ब्रुसफील्ड स्पॉट और गोल्डन स्टेन साइन किस में पाए जाते हैं? क्या बात है, आ गया, एक से हिंट मिल गया होगा, इससे पता है साथ तो बहुत हो बेटा तुम लोग। सही आंसर है, आंसर है डाउन सिंड्रोम। ये किस में पाया जाता है? डाउन सिंड्रोम में पाया जाता है। व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का, हाँ, व्हाइट कलर का स्पॉट हो जाता है आइरिस पे, इसे कहते हैं ब्रुसफील्ड स्पॉट। हाथ में सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन होती है हैंड में, एक ही लाइन होती है, उसे कहते हैं सिमियन लाइन। गोल्डन हर, ये याद रखना। पैर के अंगूठे, हाथ के नहीं, हाथ के मैं दिखा रहा हूँ, पैर ऊपर नहीं आएगा ना मेरा, तो क्या तो पैर दिखा दूंगी मैं, तो बस बोल दे। तो अंगूठे में और इंडेक्स फिंगर में दोनों के बीच में गैप ज्यादा होता है, तो ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होते, ये ऐसे हो जाते हैं। अंगूठा और दोनों, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच में गैप ज्यादा होता है, इसे कहते हैं गोल्डन स्टेन साइन। क्या कहते हैं? गोल्डन, अंगूठे में थंब और सेकंड फिंगर जो है उनके बीच में दोनों में गैप ज्यादा हो जाता है, इसे कहते हैं गोल्डन स्टेन साइन। क्या कहते हैं? गोल्डन स्टेन साइन। इसमें था सैंडल गैप, सही कह रहा है बच्चे, जब सैंडल में गैप बनता है ना, उंगली दोनों अलग हो जाती है, इसे कहते हैं गोल्डन स्टेन साइन। हाँ वो तो पता है मुझे, ट्राइसोमी 21 की है, ये भी मैं बताऊँ क्या? ये नहीं बताएंगे, ये तो आपको आता होगा, ये भाई का काम थोड़ी बताना। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा वो जरूर कर दे, सोच क्या रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बेटा। चले आगे, और चलें, चल और बताओ सर। आज पढ़ाने में मजा बढ़िया आ रहा। गोवर साइन किसमें होता है सर? गोवर साइन, बता, गोवर साइन किसमें पाया जाता है? जल्दी बताओ, गोवर साइन किसमें पाया, जल्दी बताओ। गोवर साइन यूज इन, गोवर साइन यूज इन, या गोवर साइन प्रेजेंट इन, कौन सी डिजीज के अंदर गोवर साइन पाया जाता है? नहीं बिल्कुल सर, यहाँ कमेंट में जो जो बैठे हैं ना वो एक से बढ़कर है कि अंडर 2000 रैंक लाने वाले हैं, बिल्कुल है, आएगा, अंडर 100 भी आएगा, मेरा वादा है तुमसे, अंडर 10 भी आएंगे। तुमसे ज्यादा लिटरली है ना, मास्टरों को नहीं आता, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ, अगर किसी मास्टर को लगता है तो तुम्हारे सामने एग्जाम दे ले। तुमसे ज्यादा मास्टरों को नहीं आता, अगर तुमने सारी क्लास देख रखी है भाई की तो। सारा बहुत जल्दी ब्लॉक होने वाली है, ऐसे मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है। सर पैर दिखाओ, आपने बोला था दिखाऊंगा, अच्छा ऐसा। सारा तेरे अनुमानों पे कंट्रोल कर बेटा, तेरे अनुमान बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे, ऐसे नहीं चल पाएगा सारा। डीएमडी बहुत बढ़िया, आपने कहा किसमें पाया था? आंसर है डकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डकेन, डकन, DUCHE डकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जो डिजीज है इसमें पाया जाता है कौन सा? गोवर साइन। कौन सा पाया जाता है बच्चे? गोवर साइन। आपने कहा सर बताना एक बार क्या होता है गोवर साइन?
गोवर साइन क्या होता है? व्हेन द पर्सन इज यूज द हैंड टू पुश हिमसेल्फ टू स्टैंड, अगर बच्चा अपने हाथों के सहारे खड़ा होने के लिए यूज करता है, इसे कहते हैं गोवर साइन। तो द चाइल्ड यूज द हैंड फॉर प्रॉपर स्टैंडिंग, इसे कहते हैं गोवर साइन, याद रखिएगा। अब ये जो डकन मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होती है, इसके अंदर क्या होता है? डकन मस्कुलर हाइपरट्रॉफी एक कंडीशन जिसके अंदर स्केलेटल मसल और हार्ट मसल्स वीक हो जाती हैं। इसके अंदर स्केलेटल मसल, याद रख लीजिएगा, कोई जरूरी थोड़ी एग्जाम में नहीं पूछे, क्या पता, स्केलेटल मसल्स भी और ये जो हार्ट की मसल्स हैं, ये दोनों मसल्स क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, स्केलेटल भी और हार्ट की भी, और समय के साथ साथ ये बदतर होती जाती हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। आपसे पूछा जाए कैसी होती है, आंसर इट इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ये एक्स लिंक्ड, बेटा पूछ लेना, याद रखना एग्जाम, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ये मैं बता चुका हूं जब मैंने आपको पढ़ाया था पेडिग्री। कैसा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, स्केलेटल मसल और हार्ट मसल की वीकनेस हो जाती है इसके अंदर। क्लियर बेटा? आगे चलें, वेरी गुड। चलें, क्लियर? चलो और बताओ, प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी की कंडीशन में कोलेन साइन किस में पाया जाता है? कोलेन साइन प्रेगनेंसी के दौरान कोलेन साइन किस कंडीशन में पाया जाएगा? चलिए तो मैंने नाम दिया है कोलेन साइन, प्रेगनेंसी पर्टिकुलर प्रेगनेंसी के दौरान जो कोलेन साइन है वो पाया जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। इसमें ब्लूइश हो जाता है पेरी अम्बिलिकल रीजन, जो ब्लूइश डिस्कलरेशन है वो पेरी अम्बिलिकल यानी अम्बिलिकल के चारों तरफ या साइड में अम्बिलिकल वो हो जाता है ब्लूइश, इसे कहते हैं कोलेन साइन। प्रेगनेंसी में अगर ऐसा देखने को मिले तो ये मान लीजिएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। क्लियर है? याद रहेगा? और बताओ सर, बैरल शेप चेस्ट पाया जाता है, मैंने कहा बैरल शेप चेस्ट पाया जाता है। बैरल शेप चेस्ट किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो बैरल शेप चेस्ट जो पाया जाता है वो होता है एम्फाइसीमा के अंदर। इसमें होता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है? एबनॉर्मल परमानेंट डायलेशन ऑफ एल्विलाई। एबनॉर्मल परमानेंट डायलेशन ऑफ एल्विलाई, इसे लंग्स का डायलेशन नहीं बोलते, एल्विलाई का बोलते हैं, इसे एम्फाइसीमा कहते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो चेस्ट होता है, जो चेस्ट कैविटी होती है, उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है। अगर चेस्ट पूरा बाहर आ जाएगा लंग्स के ज्यादा भरने से, तो आगे चेस्ट ऐसा चला जाएगा और साइड का चेस्ट छोटा रह जाएगा, तो ये जो शेप बनेगी ये बनेगी बैरल शेप। कैसी बनेगी? बैरल शेप। तो बैरल शेप चेस्ट पाई जाती है किसके अंदर? आंसर है, नॉर्मली चेस्ट सर्कुलर होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल डायमीटर दोनों बराबर होते हैं, उसको सर्कुलर कहते हैं। पर इस कंडीशन में क्योंकि चेस्ट ज्यादा एक्सपांशन हो जाएगा, क्योंकि लंग्स ज्यादा भर गए हैं एयर से, तो एम्फाइसीमा वाले केस के अंदर बैरल चेस्ट पाया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा पाया जाएगा? बैरल शेप। आपने कहा बताओ ग्रेव डिजीज के अंदर, मैंने कहा ग्रेव डिजीज किसे कहते हैं? हाइपरथायरॉइडिज्म को ग्रेव डिजीज कहते हैं, जिसमें एक्सोथैलेमस पाया जाता है, आंखें जो निकल के बाहर आ जाती हैं, यानी हाथ में नहीं आ जाती हैं पर आंखें बाहर होती है, प्रोट्रूड द आईज, जो बल्जिंग ऑफ आईज आउट द ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है उसके बाहर बल्जिंग हो जाए आईज का, इसको एक्सोथैलेमस कहते हैं। आंखें अंदर फंस जाएं, इसको एनोप्थैलेमस कहते हैं। याद करो, एनोप्थैलेमस फाइंड इन द डिहाइड्रेशन केस, पढ़ा चुका हूं। आंखों का अंदर धंसना एनोप्थैलेमस कहलाता है, आंखों का बाहर आ जाना एक्सोथैलेमस कहलाता है। एनोप्थैलेमस डिहाइड्रेशन में पाया जाता है, एक्सोथैलेमस ग्रेव डिजीज में पाया जाता है, और ग्रेव डिजीज को हम प्यार से हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो दोनों वर्ड समझ गए, एनोप्थैलेमस और एक्सोथैलेमस। क्लियर बच्चे? चलो और बताओ, सनसेट आइज और बूजिंग ऑफ फंटानिल पाया जाता है हाइड्रोसेफेलस के अंदर। सनसेट आइज और बूजिंग ऑफ एंटीरियर फंटानिल द साइन ऑफ द हाइड्रोसेफेलस। याद रखिएगा, आपसे एक साइन और पूछा है इसके अंदर, ये वाले साइन, ये मैं दिखा देता हूं, थोड़ा आगे चला गया है मिसमैनेजमेंट की वजह से, कोई बात नहीं, ये देखिए दिस वन। ये जो दोनों साइन आपको दिख रहे हैं, एक का नाम है टॉसल साइन और एक का नाम है चौवेस्टिक साइन। तो चौवेस्टिक साइन और ट्राउजे साइन ये जो पाए जाते हैं, ये कौन सी डिजीज में पाए जाते हैं? इन दोनों के नाम बताइए, कौन सी डिजीज के अंदर पाए जाते हैं? सबसे पहले चौवेस्टिक साइन कौन सा होता है? ये वो साइन है कि ओवर स्टिमुलेशन ऑफ फेशियल नर्व, जब आप ऐसे करते हो तो फेशियल नर्व जो है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती है। तो ये जो चेहरा बना है टैप करने से, ये इसलिए बना है कि ओवर स्टिमुलेशन हुआ है, ओवर स्टिमुलेशन हुआ है, और किसका हुआ है? और फेशियल नर्व का हुआ है, फेशियल नर्व का ओवर स्टिमुलेशन हुआ है। आपने कहा ठीक है, और ये क्या है? आपने कहा ये वाला साइन क्या है? अगर आपसे कहा, समझ में आ रहा है जो बेटा मैं कह रहा हूं? आपने कहा तो सर ये ट्राउजर क्या साइन होता है? कि ये साइन तब होता है इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द हैंड एंड द रिस्ट, इसे कहते हैं कॉर्पोपेडल स्पास्म। तो कॉर्पोपेडल स्पास्म आ जाता है, कॉर्पोपेडल स्पास्म, कॉर्पोपेडल, बेटा याद रखना, कॉर्पोपेडल स्पास्म आ जाता है। और कॉर्पोपेडल स्पास्म कब आ जाता है? जब आप इसके अपर आर्म पर कोई ब्लड प्रेशर का कफ बांधकर प्रेशर देते हो, जब यहां प्रेशर लगाया जाता है तो यहां पे स्पास्म आ जाता है, इसको ट्राउजे साइन कहते हैं, ट्राउजे साइन कहते हैं। याद रखना, दोनों साइन कौन सी डिजीज के अंदर पाए जाते हैं? ये दोनों साइन कौन सी डिजीज के अंदर पाए जाते हैं? याद रखना, आंसर आपके सामने है और आप जानते हो ये दोनों साइन पाए जाते हैं हाइपोकैल्सीमिया के अंदर। किसमें पाए जाते हैं? हाइपोकैल्सीमिया के अंदर पाए जाते हैं दोनों साइन, चौबस्टिक साइन और ट्राउजे साइन जो पाए जाते हैं। याद ना, कॉर्पोपेडल स्पास्म आता है किसके अंदर? किसके अंदर? ट्राउजे स्पास्म के अंदर। और ओवर स्टिमुलेशन ऑफ फेशियल नर्व होता है चौबस्टिक साइन के अंदर, दोनों हाइपोकैल्सीमिया में होते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आ रहा है समझ में बच्चे? वेरी गुड, इतना समझ में आना भी चाहिए आपको। क्लियर? वापस चलते हैं, हम थोड़ा कहां तक चले गए थे, वहां तक चलते हैं वापस से। ठीक है, और बताओ, आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी टंग पाई जाती है, क्या पाई जाती है बेटा? स्ट्रॉबेरी टंग पाई जाती है। और स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग कौन सी डिजीज में पाई जाती है? स्ट्रॉबेरी टंग दो डिजीज में पाई जाती है, एक तो कावासाकी डिजीज में पाई जाती है और एक स्कारलेट फीवर में पाई जाती है। स्कारलेट फीवर में पाई जाती है, कावासाकी डिजीज में और स्कारलेट फीवर में पाया जाता है स्ट्रॉबेरी टंग। क्लियर बच्चों? गुड।
और बताओ और कौन सा है, याद रखना लियोनाइन फेस, लियोनाइन फेस या लियोनिन फेस कौन सी डिजीज में पाया जाता है, लियोनिन फेस कौन सी डिजीज में पाया जाता है, कमेंट बॉक्स को बताइए। और आपने कहा सर ये क्या फेस होता है, जो फेशियल स्किन होती है वो मोटी हो जाती है, थिक फेशियल स्किन, थिक फेशियल स्किन हो जाता है, इसको लियोनिन साइन कहते हैं। ये बताओ ये कौन सी डिजीज में होता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए द नेम ऑफ डिजीज विच हैव लियोनिन फेस। और लियोनिन फेस के अंदर फेशियल स्किन जो होती है वो थिक हो जाती है, कौन सी में होती है बच्चे? वेरी गुड, देखा आंसर फिर भी तुम दे रहे हो, मतलब यू आर टू गुड ना, देखा जाए तो टू गुड ही हो। वेरी गुड, ये डिजीज पाई जाती है लेप्रोसी। तो आपसे पूछा जाए कौन सी डिजीज में होता है, तो लेप्रोसी के अंदर होता है लियोनिन फेस। तो भूलने का मतलब नहीं, एल फॉर लेप्रोसी और एल फॉर लियोनिन, याद रहेगा। कॉप्लिक स्पॉट किस में पाए जाते हैं, तो आपको पता है कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में पाए जाते हैं। आपने कहा क्या होता है, व्हाइट लीजन बन जाते हैं बक्कल म्यूकोसा पे, व्हाइट कलर लीजन प्रेजेंट एट द बक्कल म्यूकोसा दैट इज नोन एज द कॉप्लिक स्पॉट। और कॉप्लिक स्पॉट जो है वो क्या है, व्हाइट कलर के हैं और बक्कल म्यूकोसा पे क्लस्टर पाए जाते हैं और मीजल्स में पाया जाता है कॉप्लिक स्पॉट। चलिए बच्चे चलो, ब्रोडजिंस्की साइन और कर्निंग साइन कौन सी डिजीज में पाए जाते हैं, ब्रोडजिंस्की साइन और कर्निंग साइन कौन सी डिजीज में पाए जाते हैं? आपने कहा ये कौन सा फेस है, इसे कहते हैं लियोनिन फेस। जो फेस की जो स्किन है वो बहुत थिक हो जाती है, इसको लियोनिन फेस कहते हैं और लेप्रोसी में पाया जाता है। आपने कहा ठीक है, ये दो साइन जो है कर्निंग साइन और ब्रोडजिंस्की साइन जो है वो कौन सी डिजीज में पाए जाते हैं? ये आपको मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं, किसमें देखने को मिलते हैं? मेनिंजाइटिस के अंदर। आपने कहा ब्रोडजिंस्की साइन क्या होता है, ब्रोडजिंस्की साइन में होता है कि नेक स्टिफ हो जाती है अपॉन द फ्लेक्शन, मतलब ये नेक का फ्लेक्शन करो तो फिर नी का फ्लेक्शन हो जाता है। अगर आप सर को उठा रहे हो तो अपने आप पैर मुड़ जाएगा, ऐसा होता है ब्रोडजिंस्की साइन। इफ यू आर रेज द हेड देन ऑटोमेटिकली द नी फ्लेक्शन आर देयर, इसे कहते हैं ब्रोडजिंस्की साइन। अगर आप किसी की नी को एक्सटेंशन करो तो पेनफुल हो जाए, इसे कहते हैं कर्निंग साइन। तो नी के एक्सटेंशन पर दर्द हो, इसे कर्निंग साइन कहते हैं। और अगर किसी की गर्द हेड को उठाओ तो उसके लेग नी का फ्लेक्शन हो जाए, इसे ब्रोडजिंस्की साइन कहते हैं। क्लियर बच्चे? ओके, समझ में आ रहा है इतना? गुड, चलूं आगे। चलो अगला सुनो, कुलेन साइन, कुलेन साइन और ग्रे टर्नर सिंड्रोम, ग्रे टर्नर साइन, ग्रे टर्नर साइन कौन सी डिजीज में पाए जाते हैं? उस डिजीज का नाम बता दीजिए। आंसर है पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस में पाए जाते हैं कुलेन साइन। अभी आपने बताया, आपको एक टॉपिक में मैंने प्रेगनेंसी लिख के दिया था, एक टॉपिक में। मैं अभी कह रहा हूं कि अगर सिंपल लिख के दे, प्रेगनेंसी ना लिख के दे और कुलेन साइन पूछे तो कुलेन साइन होता है डिस्कलरेशन होता है, अम्बलिकस का डिस्कलरेशन होता है। ये कुलेन साइन वहां भी वही था और यहां भी यही है। कुलेन साइन पैंक्रियाटाइटिस में पाया जाता है। ग्रे टर्नर साइन क्या होता है? डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक, जो फ्लैंक वाला एरिया होता है, साइड वाला, ये तो अम्बलिकल है, साइड वाला जो एरिया होता है इसमें डिस्कलरेशन हो जाता है। तो फ्लैंक एरिया का डिस्कलरेशन होना, फ्लैंक एरिया का डिस्कलरेशन होना, ये ग्रे टर्नर साइन कहलाता है। और ये दोनों पाए जाते हैं किसके अंदर? पैंक्रियाटाइटिस के अंदर। किसमें पाए जाते हैं? पेट सब बेटा एग्जाम में जब धुआं देंगे ना, यार पार हो जाएंगे एग्जाम में, याद रखिएगा। और आपको इतना इतना फायदा पहुंचाएगी क्लास। ये मैं क्या करा रहा हूँ, ये रिवीजन चल रहा है पूरी नर्सिंग का। आपको लग रहा होगा तुमको आता है, अरे तुम्हें आता होगा, जब एग्जाम में पता चलेगा ना तब यही एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। बहुत छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत होते हैं। तुम्हें क्या लगा हार्ड क्वेश्चन सिलेक्शन करवा रुकवाता है? हार्ड क्वेश्चन कभी सिलेक्शन नहीं रुकवाता। सिलेक्शन रुकवाते हैं इजी क्वेश्चन को गलत करने से। हार्ड क्वेश्चन सही करने से रैंक आती है और इजी हार्ड क्वेश्चन को गलत करने से रैंक पीछे आती है। सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन तो तभी हो गया जब आपने सारे इजी क्वेश्चन सही कर दिए। सिलेक्शन रुकता है कब? जब हार्ड, सिलेक्शन कब रुकेगा? जब आपने इजी क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलती से गलत टिक कर दिया। बाकी हार्ड क्वेश्चन रैंक ऊपर नीचे करता है, सिलेक्शन में बाधा नहीं पहुंचाता। दो हार्ड क्वेश्चन सही कर दिए, रैंक टॉप हो गई। दो हार्ड क्वेश्चन गलत कर दिए, रैंक नीचे हो गई। सिलेक्शन दोनों में तय था। और मैं जो बता रहा हूं ना वो ही होना है एग्जाम के अंदर। इजी क्वेश्चन जिसने गलत कर दिए ना, फिर कहते हैं सिट यार मैंने 4 क्वेश्चन आते हुए गलत कर दिए। वो 4 क्वेश्चन आते हुए गलत करने से 4000 रैंक पीछे हो गए तुम। और इतनी रैंक पीछे होती नॉट सेट बाहर। अरे 4 छोड़ो, एक क्वेश्चन गलती से गलत टिक कर दिया ना तो सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए बेटा याद रखना, मैं जो कह रहा हूं ये एक्सपीरियंस से बातें बता रहा हूं। नर्सिंग के बारे में जितनी चीजें मैं आपको बता सकता हूं ना, मेरी गारंटी है कि आपको वो एक्सपीरियंस कहीं से मिले, क्योंकि ये मैंने नर्सिंग को पिया है। मैं आज का नर्सिंग में नहीं हूं। नर्सिंग का कोई पेपर ऐसा नहीं जिसका एस्पेक्ट मुझे नहीं पता हो, इसका लेवल मुझे नहीं पता हो। और इतने सारे बच्चे क्यों भरोसा करते हैं नॉट सेट के लिए? वो जानते हैं कि यही मास्टर है नॉट सेट का, जो पूरा लेवल ए टू जेड वही बात बताता है जो नॉट सेट में आती है। और यही मैं बता रहा हूं आपको, सिलेक्शन के रास्ते बता रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। बस अब चलना तुम्हें, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाने का रास्ता दिखा सकता हूँ। बेटा देखो मंजिल तो खुद ही तय करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? और तुम सब अपनी अपनी फील्ड के टॉपर हो यार। अब तुम बच्चे नहीं हो, तुमने इतने धक्के खा लिए ना, अब तुम्हें सिलेक्शन चाहिए चाहिए। अब तुम वो बच्चे नहीं हो कि यहाँ भटक लिए, घंटे वहाँ देख लिए। और मुझे पता तरस आता है, कई बच्चे मुझे है ना तुम्हारे दूसरे बच्चों के स्क्रीनशॉट भेजते हैं, कोई क्लास देखा था वहाँ। मैं कहता हूँ जिसको भटकना है भटकने दो। महाभारत में कर्ण, महाभारत में कौरव बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे पांडवों से, हर तरीके से सक्षम थे। उनके पास भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण था, अश्वत्थामा था। वो कभी हार ही नहीं सकते थे, फिर भी कौरव क्यों हारे?
कौरव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे सलाह ली, कभी भीष्म पितामह से, कभी द्रोणाचार्य से, कभी कर्ण से, कभी शकुनी से। पांडव क्यों जीते? उन्होंने सिर्फ एक से सलाह ली, श्री कृष्ण भगवान से। उन्होंने वही सुना जो उन्होंने कहा और वही किया जैसा उन्होंने करवाया। बेटा दर दर भटकने से ना वैल्यू होती है और ना सिलेक्शन। सिलेक्शन तो तभी होगा जब किसी एक के होकर रहोगे, और वो भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके। और तुम्हारे पास तो आज के टाइम में वो है जिससे पढ़कर ही सब टीचर बने हैं। तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये नॉट सेट पर ढंग से पढ़ा ही रहा हूँ ना, अगले कागले में देखेंगे। ठीक है बच्चे? चलें? मेरे डेली क्लास तो मैं नहीं ले सकता, पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो हो गया, मैंने कहा सर ये तो हो गया। और बताओ, मशीनरी लाइक मरमर, चलो बताओ, मैं तुम्हारे रिवीजन भी तो आया हूँ। मशीनरी लाइक मरमर कौन सी डिजीज में पाई जाती है? मशीनरी लाइक मरमर कौन सी डिजीज में पाई जाती है? कमेंट बॉक्स को भर दो फटाफट। अजय कुमार, गॉड ब्लेस यू बच्चे। वेरी गुड। देखो ये है बच्चे इंटेलिजेंट, इसे कहते हैं प्राउड मोमेंट। अरे हल्के में ले रहे हो, बच्चे यूं आंसर देते हैं। आप लिख दो कमेंट बॉक्स फटाक से आंसर, ऑप्शन देख के आंसर नहीं दे रहे। और जो बच्चा बिना ऑप्शन के आंसर दे रहा है ना, वो जीनियस तो वैसे भी है। को तो किस्मत ने रोक रखा है, और जिस दिन किस्मत ने पाला पलटा ना, नॉर्थ सेट में ड्यूटी करते मिलेगा अप्रैल में मस्त होके। हो जाए बच्चे? चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी तो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब सुनो, अब हम बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। स्टार बना लो इसको। पोजीशन इन वेरियस डिजीज। जो वेरियस डिजीज होती हैं उनमें कौन कौन सी पोजीशन दी जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों ने मुझसे कहा था सर बता दी। पहली चीज, पोजीशन जो है, कौन सी पोजीशन कैसे देते हैं, ये आपको नरेश सर ने बता रखा हुआ क्लास में बहुत बड़ी तरीके से। नहीं है तो कॉपी पढ़ लेना, गोस्वामी सर की कॉपी में आपको मिल जाएंगी, और उन्होंने ले भी रखी क्लास, ऐप पर भी है और क्लास में पढ़ाते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ाते हैं। तो पोजीशन के बारे में आपको जो नरेश सर की क्लास है वो आपको बता देगी कि कैसे कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। वो तो आपको मेरे काम नहीं है पढ़ाना, उन्होंने पढ़ा दिया। मैं ये बता रहा हूँ कौन सी डिजीज में कौन सी पोजीशन दी जाती है, और ये आपको बहुत ढंग से याद रखनी है। मैं पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि ये फंडामेंटल काम है। मैं सिर्फ बताऊंगा कि ये डिजीज और ये पोजीशन देते हैं। बाकी आप नरेश सर के कॉपी में जिनके जानते हैं देख लेना, नहीं तो पढ़ लेना। ठीक है बच्चे, उन्होंने बड़े तरह से नोट दे रखे हैं। तो कौन कौन सी पोजीशन है? चलें बच्चे आगे, करें शुरू। कौन सी डिजीज में कौन सी पोजीशन देंगे इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों ने मुझसे कहा था पोजीशन बता दो डिजीज के बारे में, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं, तो आप अपनी कॉपी में लिख के जाइएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? बोल, स्टार्ट करूं? अध्याय स्टार्ट करें? वेरी गुड। मैं डिजीज बताऊंगा, आप बताइएगा पोजीशन। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं डिजीज तुम पोजीशन, ऐसे मजा आएगा, माहौल बन जाएगा एकदम गर्मा गर्मी वाला, और सीखने को मिलेगा वो अलग। स्वागत करें, करें पहले स्टार्ट। आओ जोश। राइटिंग नहीं, मैं बोलूंगा डिजीज और आप बताइएगा आंसर। ठीक है, चलो आज ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। पहली डिजीज, घुटने से ऊपर का एम्पुटेशन है, नी अबव नी एम्पुटेशन। अगर किसी का घुटने से ऊपर का पैर का, समझो, अगर घुटने से ऊपर तक का पैर कट गया है, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से कट गया है, मतलब घुटने के ऊपर तक का पैर कटा हुआ है, सिर्फ इतना पैर बच गया, टुंडा सा साइज बच गई है, और घुटने के ऊपर तक का काटना पड़ गया, नीचे से लेके और घुटने के ऊपर तक का काट दिया। बताओ कौन सी पोजीशन? एलिवेट करेंगे, फ्लैट रखेंगे, एलिवेट करेंगे या फ्लैट रखेंगे, हिप का एक्सटेंशन करेंगे या फ्लेक्शन करेंगे? बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। अगर घुटने के ऊपर तक का काट दिया है, प्रॉन पोजीशन पहली तो है, प्रॉन। वेरी गुड, ये तो एकदम सही कहा, तो वेरी गुड आंसर आ गया प्रॉन। इससे मैं सहमत हूं। एलिवेट या फ्लैट? एलिवेट और फ्लैट, एलिवेट और फ्लैट, जल्दी जल्दी। आंसर है एलिवेटेड। क्या देंगे? एलिवेटेड। कितने घंटे तक? वेरी बताओ, एलिवेटेड फॉर, एलिवेटेड फॉर, आंसर 24 आवर्स। अब बताओ, हिप का एक्सटेंशन या हिप का फ्लेक्शन? हिप का एक्सटेंशन और हिप का फ्लेक्शन, जल्दी फटाफट। फ्लैट नहीं करते, एलिवेट करते हैं। हिप का फ्लेक्शन और हिप का एक्सटेंशन, हिप के बारे में बताओ क्या करें, हिप का फ्लेक्शन या हिप का एक्सटेंशन? आंसर दो। आंसर है एक्सटेंशन। तो बेटा ये है कहानी, जब घुटने से ऊपर का काट दिया, प्रोन पोजीशन एलिवेटेड द पोर्शन ऑफ एम्पुटेशन फॉर 24 आवर्स एंड द हिप शुड बी एक्सटेंशन, हिप शुड बी एक्सटेंडेड, दिस इज द पोजीशन वी यूज अबव नी एम्पुटेशन। अबव नी एम्पुटेशन, घुटने से ऊपर तक का काट दिया। आपने कहा सर एक बात बताओ, बिलो नी एम्पुटेशन में क्या करेंगे? अगर वो तो एबव था, अगर बिलो नी एम्पुटेशन है तो फिर कौन सी पोजीशन? तुम बताओ मुझे, मैं तो देख रहा हूं तुम्हें कितना आता है, बताओ बिलो नी एम्पुटेशन पे क्या करना है? कुछ चेंज आएगा, सेम रहेगा? कुछ चेंज आएगा या सेम रहेगा? सेम है या चेंज आएगा? जल्दी फटाफट, सेम रहेगा या चेंज आएगा? जल्दी बताओ फटाफट।
आंसर है नहीं नहीं नहीं, आंसर फाइन नहीं करते, प्रो नहीं रखते हैं, सेम है, सेम वही पोजीशन रखते हैं जो अबव नी में रखते हैं वही बिलो नी में रखते हैं, ठीक है। चलो, अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, बताओ फटाफट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, यही तो है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कौन सी पोजीशन रखेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कौन सा रखेंगे फटाफट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कौन सी पोजीशन, फटाफट बताओ। वेरी गुड, इसमें संगीता ने सही बताया, हाई फाउलर नहीं देते रे, तुम यही तो एग्जाम में गलती करते हो, आंसर है लेफ्ट लेटरल, लेफ्ट लेटरल। और एक चीज खास, एंड हेड ऑफ बेड, हेड ऑफ बेड लोअर, बेड के हेड को नीचे करना है और लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। हाँ, इतना आसान नहीं है, लपक के लिए लगेगा तुम, आंसर हो गया, वेरी गुड, तुरंत। चले, बहुत बढ़िया, और बताओ अस्थमा, अस्थमा जल्दी बताओ, अस्थमा, टाइम लगेगा, जल्दी बताओ, मैं तुम्हें ऐसे बैठो, मैं लिखा ही नहीं पाऊंगा ना, बहुत सारा मुझे पढ़ाना, बहुत सारा है तुम्हें, मेरे पास बहुत सारा सामान है मतलब पढ़ाने वाला, तो अब मैं जल्दी तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, अस्थमा में क्या करेंगे, डू इट फास्ट, अस्थमा, बताओ अस्थमा में क्या करना है, आंसर है ऑर्थोपेनिक, ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं, याद रखिएगा। कैसे देते हैं पता होगा आपको, पता होगा, सामने कैसे आगे झुक जाते हैं, पता है ना आपको, पेशेंट सिटिंग होता है, बेंट फॉरवर्ड होता है, आर्म सपोर्टेड ऑन द टेबल लाइक दैट पोजीशन इज ऑर्थोपेनिक पोजीशन होती है, अस्थमा में यही देते हैं। बेटा ऐसे मत करो, छोटी छोटी चीजें गलती कर देती है एग्जाम में, सही लग रहा है, जा रहे हो सही, वेरी गुड। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, याद रखना ये सारी चीजें, रिफ्लेक्सिया, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में क्या करेंगे, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में क्या करेंगे हम लोग, ऑटोनॉमिक, जानते हो डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम होता है, इसके अंदर एबनॉर्मल ओवर रिएक्शन ऑफ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ओवर रिएक्शन, ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, और ये स्पाइनल कोड इंजरी के बाद होता है, आपने कहा होता है, ये भी बेटा सुन लो, कभी काम आ जाए, खाली ये सर ने बता रखा होगा, ये याद रखना कि जो थोरेसिक 6 होती है उसके एबव, उसके एबव में इंजरी हो जाए, इंजरी हो जाए T6 और एंड एबव, इसके ऊपर अगर इंजरी हो जाए तो इससे ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है, थोरेसिक 6वें नंबर की जो वर्टिब्रा है उसमें थोरेसिक, उसमें इंजरी हो जाए, उसके ऊपर इंजरी हो जाए, इसकी वजह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, इसे कहते हैं ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। बताओ फटाफट कौन सा देते हैं इसमें, जल्दी आंसर करो, आंसर है सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, और सिटिंग ना कहे तो हेड ऑफ बेड एलिवेट होगा, फिर हेड ऑफ बेड एलिवेटेड, समझ में आ रहा है, जो एलिवेटेड करना है वो हेड का बेड करना है एलिवेटेड, तो सिटिंग पोजीशन और हेड ऑफ बेड एलिवेटेड होता है डिजीज के अंदर, कौन सी डिजीज के अंदर, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर, ठीक है बच्चे। क्लियर, सेटिंग है सेटिंग नहीं है, ज़्यादा खुश मत हो तुम लोग, सेटिंग पोजीशन तो सेटिंग की तो कई पोजीशन होती है, सेटिंग की क्या बात कर रहे हो तुम, सेटिंग पोजीशन एक ही होती है, सेटिंग की पोजीशन बहुत सारी होती है, उसमें तो तुम सहमत होने चाहिए, सिटिंग पोजीशन हो जाए, हाँ। अगर किसी को ब्रोंकियोलाइटिस है, कौन सी है, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस है, तो ब्रोंकियोलाइटिस यानी आरएसवी इन्फेक्शन, अगर ये है तो कौन सी पोजीशन दी जाएगी, बताओ फटाफट, कौन सी पोजीशन दी जाएगी, जल्दी बताओ, देख रहे हो कितना खुश हो रहा है, इतनी खुशी तो मैंने कभी देखी नहीं, आप बहुत क्यूट है सर संजय, मैं क्यूट हूँ, क्यूट मत बोलो, क्यूट तो लड़कियां होती हैं, लड़के तो हैंडसम होते हैं, क्यूट नहीं हो सकते लड़के भैया, ऐसे मत करो, क्यूट वर्ड का गलत इस्तेमाल मत करो, मेरे जैसे इंसान पे क्यूट तो बिल्कुल सूट नहीं करता, जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि ये बहुत बड़ा राक्षस है, वो जानते हैं कि ये बहुत मूडी है, बहुत रूढ़ी है, बहुत एरोगेंट है, वो मुझे पता है, तो क्यूट तो सूट ना करता मेरे ऊपर, दूर दूर तक नहीं करता, तो क्यूट तो मत ही बोलो तुम, आंसर है ट्राइपोड पोजीशन, कौन सी है, ट्राइपोड पोजीशन है इसके अंदर, क्लियर, मेरे मुंह से निकल गई, चले, अगर किसी को बक ट्रैक्शन लगाया है, पता है ना बक ट्रैक्शन लगाते हैं, हाँ,
अगर बक ट्रैक्शन लग रहा है तो बताइए फुट को एलिवेट करना है कि डाउन करना है? बक ट्रैक्शन पता है कि नहीं पता? बक ट्रैक्शन बाइलेटरल ट्रैक्शन होता है या यूनिलैटरल होता है, स्किन ट्रैक्शन कहते हैं। स्केलेटल ट्रैक्शन में नहीं आता, ये स्किन ट्रैक्शन के अंदर आता है। और इसे लगाते समय ये बता दीजिए कि फुट के पार्ट जो जो एरिया है उसे एलिवेट करते हैं या नहीं करते हैं? जो बेड का हेड नहीं, बेड का जो फुट है, तो बेड का जो फुट है उसे एलिवेट करते हैं, एलिवेटेड करते हैं। समझ में आ रहा है? पैर उठा के रखते हैं ऐसे काउंटर ट्रैक्शन के लिए। कास्ट लगाते हैं ना, कास्ट प्लास्टर, तो भी एलिवेट रखते हैं, जैसे एडिमा ना हो जाए। एडिमा से बचाने के लिए कास्ट लगाने के बाद भी एलिवेट रखते हैं, याद रखना। चलो ये बताओ, ये तो तुम बता दोगे, सेरिब्रल एन्यूरिज्म, ये बताओ। सेरिब्रल एन्यूरिज्म, एन ए एन्यूरिज्म, सेरिब्रल एन्यूरिज्म, सेरिब्रल एन्यूरिज्म में कौन सी पोजीशन देते हैं? सेरिब्रल एन्यूरिज्म में कौन सी पोजीशन देते हैं? बताओ फटाफट, सेरिब्रल एन्यूरिज्म में कौन सी पोजीशन दी जाएगी? आंसर इज हाई फाउलर। कौन सी देते हैं? हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है सेरिब्रल एन्यूरिज्म के अंदर। क्लेफ्ट लिप में कौन सी देते हैं? क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद कौन सी देते हैं? बताओ फटाफट। अपराइट पोजीशन या सुपाइन पोजीशन? तो क्लेफ्ट लिप की कोई सर्जरी के बाद पूछे तो सुपाइन पोजीशन देते हैं। कौन सी? सुपाइन। और या सेमी अपराइट देते हैं। सेमी अपराइट देते हैं खाना खिलाते समय, और वैसे नॉर्मली सुपाइन पोजीशन देते हैं। तो सेमी अपराइट और सुपाइन पोजीशन दी जाती है क्लेफ्ट लिप के अंदर। क्लेफ्ट पैलेट में प्रॉन पोजीशन देते हैं। क्लेफ्ट पैलेट में क्या देते हैं? प्रॉन पोजीशन। चलो बताओ, डंपिंग सिंड्रोम बताओ, ये बड़ा बढ़िया लगा मुझे। डंपिंग सिंड्रोम में क्या करते हैं? कौन सी, पता है फास्ट टेम्परिंग होता है स्टमक का, तो ये बताओ कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? जब ये खारा हो ना तो इसे रोटी तब जब खारा, ईट इन रिक्लाइन पोजीशन। रिक्लाइन पोजीशन यानी लेट लेट के खाना खाएगा, ये ऐसे पड़ा पड़ा यूं हाथ से खाना खाया करेगा, मतलब लेट के, एक तरीके से पूरा लेट के साइड से तब खाना खाएगा। रिक्लाइन कहते हैं। सेमी रिक्लाइन क्या होता है? जब ऐसे आप टॉकीज में तो मूवी देखने तो पीछे पूरे मुड़ जाते हो, इसे सेमी रिक्लाइन कहते हैं, पूरा फैल जाओ, इसको रिक्लाइन कहते हैं। तो ईट इन रिक्लाइन पोजीशन, रिक्लाइन में तो खाएगा। और फिर ये लाई डाउन आफ्टर मील फॉर 20 to 30 मिनट, फिर ये कम से कम 20 से 30 मिनट लेटा रहेगा। लाई डाउन, समझ में आ रहा है ना? तुरंत उठ के भागने नहीं चलाएगा। लाई डाउन आफ्टर फीड, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट ही लेटा रहेगा। कौन? आंसर है डंपिंग सिंड्रोम के अंदर। डंपिंग सिंड्रोम के अंदर लाई डाउन करेगा आफ्टर मील तो 20 से 30 मिनट, 20 से 30 मिनट। एपिस्टेक्सिस में कौन सी पोजीशन? एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस में लीन फॉरवर्ड, आगे झुकता है बच्चा। लीन फॉरवर्ड, आगे झुकता है। अगर हेड इंजरी हुई है किसी को तो, अगर हेड इंजरी हुई है तो, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं है तो हेड ऑफ बेड 30 डिग्री एलिवेट होता है। हेड ऑफ बेड जो है वो 30 डिग्री क्या होता है? एलिवेटेड। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो, अगर किसी के हेमोरॉइड्स को काट के हटाया जाए, हेमेरोइडेक्टोमी, पाइल्स की जो सर्जरी होती है, समझ आ रहा है बच्चा? हेमोरॉइडेक्टोमी किया किसी को, हेमोरॉइडेक्टोमी किया है, तो इसके अंदर हीमोरॉइडेक्टोमी, रोडेक्टोमी किया है, तो कौन सी पोजीशन में इसको असिस्ट करेंगे? इस सर्जरी के बाद इसे लेटरल पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं? लेटरल पोजीशन दी जाती है। अगर किसी को हेमोरेजिक शॉक है, अगर किसी को हेमोरेजिक शॉक हो रहा है, हेमोरेजिक शॉक है, अगर किसी को हेमोरेजिक शॉक है तो उसके अंदर क्या करते हैं? जो हेड ऑफ बेड है, ये जो हेड ऑफ बेड है उसको एलिवेटेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एलिवेटेड। तो हेड ऑफ बेड इज एलिवेटेड 30 डिग्री, 30 डिग्री पे उठाएंगे हेड ऑफ बेड को। समझ में आ रहा है बच्चे? अगर किसी को हाइटल हर्निया है, अगर किसी को हाइटल हर्निया हुआ है, तो हाइटल हर्निया वाले पेशेंट को भी हम कौन सी पोजीशन देते हैं? अपराइट पोजीशन देते हैं। क्या देते हैं? अपराइट पोजीशन। अब कोई पूछे अपराइट पोजीशन क्यों दे रहे हो? टू प्रिवेंट द रिफ्लक्स, रिफ्लक्स को कम करने के लिए देते हैं। अगर किसी का आईसीपी बढ़ रहा है तो उसे कौन सी पोजीशन देंगे? हाई फाउलर पोजीशन दी जाएगी। अगर किसी को स्टमक स्ट्रोक हुआ है तो उसे हेड ऑफ बेड को फ्लैट रखना है। स्टमक स्ट्रोक के अंदर पेशेंट फ्लैट लेटता है, उसके हेड को ना तो एलिवेट करते हैं ना डाउन करते हैं। स्टमक स्ट्रोक की बात कर रहा हूं, तो स्टमक स्ट्रोक के अंदर हेड ऑफ बेड जो होता है वो एलिवेट ना होता है, ना फ्लैट होता है, सॉरी ना बिलो होता है, एकदम फ्लैट रहता है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा बच्चे? आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर किसी का लोब, अगर किसी के लिवर से लोब काट दिया है तो इसे लोबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोबेक्टोमी कहते हैं। और ये जो लोबेक्टोमी है इसके लिए कौन सी पोजीशन देंगे? आंसर है सेमी फाउलर पोजीशन, टू प्रमोट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को प्रमोट करने के लिए। अगर मास्टेक्टोमी है, मास्टेक्टोमी है तो कौन सी पोजीशन दी जाएगी? आंसर है एलिवेटेड, अफेक्टेड साइड, जो अफेक्टेड साइड है उसको एलिवेट करना है, तो एलिवेटेड। ये तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड को क्या करना है? एलिवेटेड। अगर किसी का माइलोग्राम ले रहे हो, क्या कर रहे हो? माइलोग्राम लिया जा रहा है, तो माइलोग्राम में जो ले रहे हो, अगर आप इसमें वाटर बेस्ड डाई ले रहे हो, वाटर बेस्ड डाई, वाटर बेस्ड डाई यूज कर रहे हो माइलोग्राम में, तो कौन सी पोजीशन दी जाएगी? सेमी फाउलर पोजीशन। कौन सी दी जाएगी? सेमी फाउलर पोजीशन। पर अगर ऑयल बेस्ड डाई ले रहे हो, ऑयल बेस्ड डाई यूज की है माइलोग्राम के अंदर, तो आप इसे फ्लैट पोजीशन दिया जाए। क्या दिया जाएगा? फ्लैट पोजीशन।
फ्लैट पोजीशन देंगे ऑयल बेस्ड डाई के लिए। और अगर एयर बेस्ड डाई ले रहे हो, एयर बेस्ड डाई यूज कर रहे हो, तो फिर आप इसमें कौन सी लोगे? आंसर है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो बेटा हर आंसर अलग है। माइलोग्राम में कौन सी डाई यूज होगी? ट्रेंडलबर्ग। उस डाई के हिसाब से फिर हम देखते हैं कि इसे कौन सी पोजीशन दी जाएगी। अगर वो कह रहा है वाटर बेस्ड डाई देना है तो सेमी फाउलर देना है, अगर वो कह रहा है ऑयल बेस्ड डाई देना है तो फ्लैट पोजीशन देना है, और अगर एयर बेस्ड डाई देनी है तो फिर आप उसको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दीजिएगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ बच्चे? तो बेटा याद रखना, लोबेक्टोमी, मासेक्टोमी और ये माइलोग्राम जो मैंने बोला है, ये जो माइलोग्राम है, ये माइलोग्राम में अलग अलग डाई यूज होती हैं, और कौन कौन सी डाई किस कंडीशन में यूज करना है उसके बारे में बताया मैंने आपको। तो सारी चीज़ आपने लिखी होंगी। आई होप आज चीज़ों का फायदा उठा पा रहे हो जो आपको चीज़ें मिल रही हैं। समझ आ रहा है बेटा? लिख रहे हो ना सबके साथ? गुड। अगर किसी को एब्डोमिनल एन्यूरिज्म हुआ है, एब्डोमिनल के एरिया में एन्यूरिज्म है और आप उसकी सर्जरी कर दी है, तो उसके बाद उसे कौन सी पोजीशन में देंगे? तो पोस्ट एब्डोमिनल एन्यूरिज्म सर्जरी, तो फाउलर पोजीशन दी जाएगी इसको, जिसके एब्डोमेन से एन्यूरिज्म को काट के हटाया है। जिसके एब्डोमेन से एन्यूरिज्म को हटाया गया है उसे हम कौन सी देंगे? फाउलर पोजीशन देंगे। याद रखना, ठीक है बच्चे? किसी को कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है तो उसको कहिएगा कि आप जो है वो अनअफेक्टेड साइड की तरफ से सोइएगा। जिधर सर्जरी हुई है उधर से मत सोइएगा। अगले 1 से 4 वीक तक उधर करवट लीजिए जिधर की आंख का सर्जरी नहीं हुआ। तो स्लीप ऑन अनअफेक्टेड साइड फॉर 1 टू 4 वीक। 1 टू 4 वीक। अगर आपने कैटरेक्ट की सर्जरी राइट आइज की कराई है तो लेफ्ट की तरफ से सोइएगा, लेफ्ट आइज की कराई है तो राइट की तरफ से सोइएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? अगर कोल्ड प्रोलेप्स हुआ है, कोल्ड प्रोलेप्स हुआ है तो इसे नी चेस्ट पोजीशन या टेंडलबर्ग दी जाएगी। अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो उसको राइट साइड सुलाया जाएगा मील के बाद। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में राइट साइड सुलाया जाएगा मील के बाद। सीजर वाले पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देते हैं। कोल्ड प्रोलेप्स में नी चेस्ट या टेंडलबर्ग देते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर राइट साइड पोजीशन देते हैं, सीजर के अंदर साइड लाइन पोजीशन देते हैं, और शॉक के अंदर आपको हेड जो है वो एलिवेट रखना है 20 डिग्री, यानी मॉडिफाइड टेंडलबर्ग देते हैं शॉक के अंदर। स्पाइना बाइफिडा वाले पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन? प्रोन। स्पाइना बाइफिडा में प्रोन पोजीशन दी जाती है। थायरॉयडक्टोमी, थायरॉयड को हटाने के बाद सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद साइड लाइन या प्रोन पोजीशन दी जाती है। सुन लेना, थोरोसेंटेसिस के बाद सॉरी थायरॉयडक्टोमी के बाद सेमी फाउलर देते हैं, और टॉन्सिलेक्टोमी के बाद साइड लाइन या प्रोन पोजीशन देते हैं। 2 लाइन सुनाएंगे, रुक जाओ बेटा, धीरे सुनाएंगे। तू 2 लाइन के तैयार बैठा रहता पूरे दिन। दोबारा सुनो। थायरॉयडक्टोमी के बाद सेमी फाउलर देते हैं टू अवॉइड हाइपर रिफ्लेक्शन एंड हाइपर एक्सटेंशन। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद साइड लाइन या प्रोन पोजीशन देते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन के समय आप ट्रेंडल वर्क पोजीशन यूज करते हो। इंसर्ट करते समय लाइन इंसर्ट के समय ट्रेंडल वर्क पोजीशन दी जाती है। टीपीएन को इंसर्ट, टीपीएन के लिए ट्यूब इंसर्ट करते समय ट्रेंडल वर्क पोजीशन दी जाती है। आपने कहा क्यों? टू प्रिवेंट द एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रेंडल वर्क पोजीशन देते हैं टीपीएन के। तो टीपीएन ट्रेंडल वर्क। कोई पूछे क्यों देते हैं तो आंसर देना टू प्रिवेंट द एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। टॉन्सिलाइटिस तो मैंने पढ़ाया नहीं, टॉन्सिलेक्टोमी बोला है बेटा। टॉन्सिलेक्टोमी में साइड लाइन या प्रोन पोजीशन देते हैं। कोई पूछे क्यों देते हैं तो प्रमोट ड्रेनेज, ड्रेनेज को प्रमोट करने के लिए देते हैं। प्रमोट कर, और ड्रेनेज, ड्रेनेज को प्रमोट करने के लिए दी जाती है कब? टॉन्सिलेक्टोमी के बाद। थोरोसेंटिस के बाद कौन सी देते हैं? बेड के साइड में बैठते हैं और लीन फॉरवर्ड ऑन द टेबल, टेबल के आगे झुक जाते हैं। बेड के साइड में बैठते हैं, सिटिंग देते हैं ऑन द साइड ऑफ द बेड एंड लीन फॉरवर्ड ओवर द टेबल ड्यूरिंग प्रोसीजर। थोरोसेंटिस के अंदर इस ने पढ़ा रखा होगा आपको, नरेशन ने अच्छे से, ठीक है? अपनी कॉपी में एक बार देख लीजिएगा। बस सीजर में अभी तो बताई थी साइड लाइन पोजीशन यार, ऐसे मत करो तुम लोग। सर ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला में हेड को 30 डिग्री उठाते हैं सुपाइन या प्रोन पोजीशन में। सुपाइन या प्रोन पोजीशन में हेड को 30 डिग्री उठा के रखते हैं ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला के अंदर। सुपाइन या प्रोन में हेड को 30 डिग्री उठा के रखते हैं। बेटा धीरे धीरे तो बोल रहा हूँ मैं। कोड प्रोलेप्स बताई थी बेटा, नी चेस्ट पोजीशन और टेंडल वर्क सब तो बता रहा हूँ मैं। मुझसे पूछने से बेटर हल्का सा पीछा करके देख लो उसको, हल्के से पीछे करके देख लो ना, वही आंसर पता चल जाएगा आपको। टीपीएन इंसर्शन के समय बताया ना ट्रेंडल वर्क पोजीशन देते हैं। हो गया? लेफ्ट पैलेट में बताया ना प्रोन पोजीशन देते हैं सर्जरी के बाद। ठीक है बच्चे? सो दिस इज द एंड ऑफ द पोजीशन। इसी के साथ पोजीशंस का अंत हुआ। जितनी थी मैंने आपको उतनी बता दी, जितनी जरूरी लगी उतनी मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चों? चलो अब 2 लाइन आप लोगों के लिए, आपकी डिमांड पे 2 लाइन सुना रहा हूँ, एक साथ फरमाइएगा। 2 लाइन आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों? 2 लाइन है आप लोगों के लिए, एक साथ फरमाइएगा। बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू बच्चे। सब बता चुका हूँ, चंचल में पीछे देखना बेटा, सब मैं सब कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है?
एडिलिन का डोज 10 बार करवा चुका हूँ, काजल कुमारी मेरी पुरानी क्लास देख लेना, एमएल में और एमजी दोनों बता चुका हूँ। चलो, कोई मैदान में अगर आए, कोई मैदान में अगर आए, हक तो ये है कि सर उठा के आए। कोई मैदान में अगर आए, हक तो ये है कि सर उठा कर आए, आपको मुंह नहीं लगाया तो, आपको मुंह नहीं लगाया तो आप औकात पे उतर आए। ठीक है बच्चों, ये 2 लाइन है आप लोगों के लिए, लंबी नहीं है पर 2 लाइन कही थी, 2 लाइन सुना दिया, बहुत बढ़िया मीनिंगफुल लाइन है, मैं रिपीट कर देता हूँ शायद समझ में आ जाए। कोई मैदान में अगर आए, हक तो ये है कि सर उठा के आए। कोई मैदान में अगर आए, हक तो ये है कि सर उठा के आए, आपको मुंह नहीं लगाया तो आप औकात पे उतर आए। समझ में ऐसा होता है, लोगों को जिनको आप भाव नहीं देते ना, वही आपकी बुराई करते हैं फिर बाद जाके। तो ये आपके लिए 2 लाइन है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, मीनिंग तो बड़ी बढ़िया थी। सर रियलिटी लगती है। आगे चलें, खैर हटा दिया सर। ओके, नेक्स्ट थिंग याद रखिएगा, आपने पूछा देखा है फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी, और उसमें ऐसे कहते हैं कि उसमें आपने एक ट्रे या इक्विपमेंट्स अरेंज करना है, इक्विपमेंट अरेंज करना है या ट्रे अरेंज करनी होती है नियर बेड साइड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, पता है ना आपको। नियर बेड साइड कोई ट्रे या इक्विपमेंट अरेंज करना होता है, उसे कहते हैं फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। क्या कहते हैं? फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। तो फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी में इक्विपमेंट्स और ट्रे आप नियर अरेंज करते हो बेड साइड, इसे कई बार फर्स्ट प्रायोरिटी पूछ लेता है। इस एग्जांपल के तौर पर जब आप क्लेफ्ट लिप वाले बच्चे को दूध पिलाते हो तो बेड साइड रखा रहना क्या जरूरी है? आंसर है बल्ब सिरिंज। क्या जरूरी है? बल्ब सिरिंज। फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के बेड साइड में क्या रखा होना चाहिए? ट्रे ऑफ सीपीआर, सीपीआर की ट्रे, या इसे कहते हैं रिसेसिटेशन ट्रे। इन्हें कहते हैं बेड साइड इक्विपमेंट्स या ट्रे। तो ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, क्योंकि नर्स वाले ही, क्योंकि नर्स वाले ही ये काम करते हैं कि बेड साइड अरेंज करते हैं। और ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों को, न्यू चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करने का। तो ये जो गिफ्ट मैं दे रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। समझ रहे बच्चे? तो मैं भूलता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। तो आपने का मतलब ये कह रहा है कि मैं अलग अलग कंडीशन बताऊंगा और उस कंडीशन में आपको ये बताना है कि सबसे जरूरी बेड साइड क्या रखा होना चाहिए। रिंकू बेटा ईसीजी क्लास बेटा ले चुके हैं, सुरेश सर पढ़ा चुके हैं, गौरव सर पढ़ा चुके हैं, मैं सारी चीज आप ईसीजी ईसीजी पता है ना, यहाँ 2 टीचर पढ़ाते हैं ईसीजी, पढ़ लेना, पुरानी क्लास पढ़ी है सुरेश सर की, देख लेना, और गौरव सर ने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है बेटा। समझ रहे बच्चे? तो ये जो आप इक्विपमेंट और ट्रे रखते हो बेड साइड, इसका विशेष ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलें, चलो। एम्पुटेशन, ए क्लाइंट इज कम जस्ट आफ्टर एम्पुटेशन, आपने क्लाइंट का एम्पुटेशन किया, बताओ बेड साइड क्या रखा होना चाहिए? आंसर करो। इफ द क्लाइंट इज हैव एम्पुटेशन, do it fast, amputation of client, and what should be perfectly near the bedside? किसी चावला, गॉड ब्लेस यू बच्चे। बताओ फटाफट। वेरी गुड, आंसर है टर्निक्वेट, आंसर है टर्निक्वेट। एक बच्चे ने आंसर दिया, एम्पुटेशन हुआ है उसके बगल में होना चाहिए टर्निक्वेट। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया बताया था मैंने अभी, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बगल में क्या रखा होना जरूरी है? ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया वाले पेशेंट के बेड साइड क्या रहना जरूरी है? मैं लिख नहीं रहा, मैं बोलता जा रहा हूं। ऑटोनॉमिक नर्वस ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बेड साइड क्या होना जरूरी है? आंसर है यूरिनरी कैथेटर, आंसर है यूरिनरी कैथेटर। तो एम्प्यूटेशन के बगल में टर्निकेट और ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बगल में होना चाहिए यूरिनरी कैथेटर। क्या होना चाहिए? यूरिनरी कैथेटर। ठीक है बच्चे। कॉलिनर्जिक क्राइसिस, कॉलिनर्जिक क्राइसिस वाले पेशेंट के बेड साइड क्या होना चाहिए? कॉलिनर्जिक क्राइसिस वाले पेशेंट की बेड साइड क्या होनी चाहिए? आंसर है ईटी ट्यूब और ट्रेकिस्टोमी ट्रे, ईटी ट्यूब और ट्रेकिस्टोमी ट्रे। समझ में आ रहा है? ईटी ट्यूब और ट्रेकिस्टोमी ट्रे होनी चाहिए उसके बगल में, जिसको कॉलिनर्जिक क्राइसिस हो रहा है, ट्रेकिस्टोमी ट्रे और ईटी ट्यूब। क्लियर? हाइड्रोसिफेलस वाले बच्चे के बेड साइड क्या होना जरूरी है? नॉट एट्रोपिन, एट्रोपिन नहीं होती, एट्रोपिन डॉक्टर के हिसाब से तू लगा देगा एट्रोपिन, बिना डॉक्टर को बोले कुछ भी चीता बन रहा। ईटी ट्यूब और ट्रेकिस्टोमी ट्रे होनी चाहिए, करेगा डॉक्टर ही, बिल्कुल। नोट जल्दी, अब अपने का बताओ किसका? हाइड्रोसिफेलस वाले बच्चे के बगल में क्या रखना होना चाहिए? हाइड्रोसिफेलस वाले बच्चे के बेड साइड रखा होना चाहिए मीजरिंग टेप।
हाइड्रोसेफेलस वाले बीपी सेंट, अच्छा को जय माँ का सेंट बगल में रखेगा तू, यार ऐसे मत कर भैया। बीपी सेंट आंसर है हेड मीजरिंग टेप, जो मीजरिंग टेप है वो बेड साइड में होना चाहिए हाइड्रोसेफेलस वाले पेशेंट का। लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के बेड साइड में क्या होना जरूरी है? लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के बेड साइड में क्या रखा रहना जरूरी है? जल्दी बताओ फटाफट। बताओ, लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के बगल में क्या रखा होना जरूरी है? ट्रेकिस्टोमी ट्रे। आंसर है ट्रेकिस्टोमी ट्रे। क्या है आंसर? ट्रेकिस्टोमी ट्रे, ये सही है। आरजे पेपर ने सही बताया, ट्रेकिस्टोमी ट्यूब या ट्रेकिस्टोमी ट्रे। ठीक है बेटा, याद रहेगा? ठीक है सर, याद रहेगा। माइस्थेनिक ग्रेविस, सॉरी माइस्थेनिक क्राइसिस, माइस्थेनिक क्राइसिस के बेड साइड में क्या होना चाहिए? कॉलिनर्जिक क्राइसिस तो बताया था ना मैंने। माइस्थेनिक क्राइसिस के बगल में क्या रखा होना चाहिए? सेम ट्रेकिस्टोमी और ईटी ट्यूब, ट्रेकिस्टोमी और ईटी ट्यूब। माइस्थेनिक क्राइसिस के साइड के बेड साइड में क्या होना चाहिए? ट्रेकिस्टोमी ट्यूब और ईटी ट्यूब वहां होनी चाहिए। और पार्किंसन डिजीज के बेड साइड क्या होना चाहिए? पार्किंसन डिजीज के बेड साइड में क्या होना जरूरी है? जल्दी बताओ, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो तुम लोग? पार्किंसन डिजीज के बेड साइड में क्या रखना जरूरी है? जल्दी बताओ फटाफट। डोपामिन, आंसर है सक्शन इक्विपमेंट। पार्किंसन डिजीज के बेड साइड में सक्शन इक्विपमेंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सक्शन इक्विपमेंट। अगर किसी को रेडियम इम्प्लांट किया गया है, अगर किसी को रेडियम इम्प्लांट किया है, तो उस रेडियम इम्प्लांट वाले व्यक्ति को, रेडियम इम्प्लांट वाले व्यक्ति के बेड साइड में क्या होना चाहिए? लेड कंटेनर एंड लॉन्ग हैंडल फॉरसेप, ये दो चीजें उसके बेड साइड रखी होनी चाहिए। रेडियम इम्प्लांट वाले व्यक्ति के बेड साइड में एक तो लेड कंटेनर होना चाहिए और एक लॉन्ग हैंडल फॉरसेप होनी चाहिए। याद रहेगा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? या बताओ, ये खत्म करें इसको यहीं? समझ में आ रही चीजें या और बताऊं या चलने दिया बस यही इतना काफी है? आई थिंक इतना काफी है। बेड साइड तो समझ ही गए होंगे सारी चीजें। ठीक है, इतना ठीक है सबके लिए? चलो वेरी गुड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए थे, और भी हैं पर कोई ना। नो सर, बंद मत करो। क्या बंद मत करो? मजा आ रहा है सर? नहीं, मजा नहीं आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मजे तो बहुत जगह मिल जाते हैं, समझ में आना जरूरी है। आ रहा है ना समझ में बेड साइड? और बताऊं? पक्का? इतना गॉड ब्लेस यू बच्चे। ठीक है, और सुनो फिर। सीजर वाले पेशेंट, सीजर वाले पेशेंट के बेड साइड में क्या होना चाहिए? सीजर वाले पेशेंट के बेड साइड में क्या होना जरूरी है? जल्दी बताओ फटाफट। व्हेन द क्लाइंट हैज सीजर, व्हिच थिंग शुड बी कीप नियर टू द बेड? आंसर है सीजर वाले पेशेंट के बेड के बगल में होना चाहिए सक्शन इक्विपमेंट्स। सीजर वाले पेशेंट के साइड में होना चाहिए सक्शन इक्विपमेंट। स्पाइनल कोड इंजरी के बगल में क्या होना चाहिए? स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट के बेड साइड क्या रखा रहना जरूरी है? स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट के बेड साइड विच इक्विपमेंट्स नेसेसरी? ये बता फटाफट, जल्दी। देव ऑन लुक कर पढ़ ले बेटा, मुझे नहीं पता, ठीक है? और एक मैसेज एक बार बहुत होता है, तेरे 10 बार करने से भी कुछ नहीं बदले। बताओ फटाफट। स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट के बेड साइड ट्रेकिस्टोमी ट्रे या ट्रेकिस्टोमी ट्यूब रखना जरूरी है? तो ट्रेकिस्टोमी ट्रे शुड बी नियर द बेड साइड ऑफ द स्पाइनल कोड इंजरी। स्पाइनल कोड इंजरी के बगल में रखा रहना चाहिए ट्रेकिस्टोमी ट्रे। थायराइडेक्टोमी, जिसकी थायराइड हटाई है, उसके बेड साइड क्या होना चाहिए? थायराइडेक्टोमी के बेड साइड क्या होना जरूरी है? थायरोडेक्टोमी के बेड साइड क्या रखा रहना जरूरी है? आंसर है ट्रेकिस्टोमी ट्रे। आंसर है ट्रेकिस्टोमी ट्रे। थायराइड को रिमूव करने के बाद भी ट्रेकिस्टोमी ट्रे रखना जरूरी है। टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल्स को हटा दिया काट के, तो जो टॉन्सिलेक्टोमी की है, टॉन्सिलेक्टोमी के बेड साइड क्या रखा रहना जरूरी है? टॉन्सिलेक्टोमी के बेड साइड क्या रखा रहना जरूरी है? जल्दी बताओ फटाफट। टॉन्सिलेक्टोमी के बेड साइड क्या रखना रहना जरूरी है? आंसर है फ्लैश लाइट। ये जो फ्लैश लाइट है वो टॉन्सिलेक्टोमी के बेड साइड रखना जरूरी है। फ्लैश लाइट, ब्लीडिंग को चेक करने, फ्लैश लाइट जरूरी है टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के बेड साइड में। अगर किसी क्लाइंट को ट्रेकेस्टोमी की गई है तो उसके बेड साइड में क्या रखा रहना जरूरी है? अगर एक क्लाइंट है इसको ऑलरेडी ट्रेकेस्टोमी कर रखी है, उसके बेड साइड में क्या रखना जरूरी है? आंसर है ऑब्ट्यूरेटर, हीमोस्टेट, ऑब्ट्यूरेटर, हीमोस्टेट, वन साइज स्मॉल ट्रेकेस्टोमी ट्यूब और एम्बू बैग। एक तो एम्बू बैग रखा होना चाहिए, एक ऑब्ट्यूरेटर रखा होना चाहिए, एक हीमोस्टेट रखा होना चाहिए, और एक साइज छोटा जो लगाया है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब उससे एक साइज छोटा ट्रेकेस्टोमी ट्यूब रखा रहना चाहिए। तो चार चीजें कंपलसरी, ऑब्ट्यूरेटर, हीमोस्टेट, एम्बू बैग और एक साइज छोटा ट्रेकेस्टोमी ट्रे, सॉरी ट्रेकेस्टोमी ट्यूब।
ये कुछ चीज़ें हैं जो साइड में रखी रहनी चाहिए। मैंने सारी चीज़ें बता दी जो आपके लिए ज़रूरी थी। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ बेड साइड इक्विपमेंट्स हैं। सेम साइज नहीं रखते बेटा, एक स्मॉलर साइज ट्यूब रखते हैं। नेवर कीप द सेम साइज ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, ऑलवेज कीप वन साइज स्मॉलर। ठीक है बच्चे, नम्रता गॉड ब्लेस यू बच्चे, शी इज ऑलरेडी वर्किंग इन एम्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दी। आई होप ये गिफ्ट आपको अच्छा लगा होगा, इतने ही थे जितने मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको ये गिफ्ट अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में गिफ्ट आपको लेके जाएगा आपके सिलेक्शन के रास्ते तक। जरूर लेके जाना चाहिए क्योंकि पर हाँ वो भी सही है, नरेश सर ने बताया एकदम सही है। एक साइज स्मॉल भी रख लो और एक साइज बड़ा भी रख लो, वो भी चलता है, वो भी एकदम सही है। ठीक है बच्चे, जो सर ने बताया वो एकदम सही बताया है अशोक, क्योंकि एक साइज छोटा भी, एक साइज एक दो ट्यूब रख लो, एक साइज छोटा रख लो और एक साइज बड़ा रख लो, पर एक एक्स्ट्रा रखना जरूरी है। ठीक है बच्चे, चलें। ठीक है, ये जो बर्न पेशेंट होता है, बर्न पेशेंट, इस बर्न पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड की कैलकुलेशन होती है उसके लिए एक पार्कलैंड फार्मूला होता है जो एग्जाम में बहुत पूछते हैं। पार्कलैंड फार्मूला फॉर फ्लूइड, पार्कलैंड फार्मूला फॉर द फ्लूइड। अपने का पार्कलैंड में क्या क्या होता है बताइए बच्चे। इसके अंदर हम अगले 24 घंटे के अंदर जो फ्लूइड इसको देते हैं उसकी कैलकुलेशन होती है। इसमें हम कैसे काम में लेते हैं कि जितना परसेंट टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं वेट जो कि केजी में आएगा, और उससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 को। तो इससे जो निकल के आता है वो आता है ml पर डे, कि अगले 24 घंटे में कितना ml फ्लूइड देना है वो निकल के आ जाएगा पार्कलैंड फार्मूला के अंदर। समझ आया बच्चे, तो आपने कहा ये फॉर्मूला, मैंने कहा ये फॉर्मूला है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया जितना बर्न हुआ है वो परसेंट में, वजन केजी में, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल फ्लूइड आएगा 24 घंटे के अंदर का। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं याद रखना, फर्स्ट 8 आवर्स, पहले 8 आवर्स के अंदर, पहले 8 आवर्स के अंदर 50% फ्लूइड लग जाना चाहिए। नेक्स्ट 8 आवर्स के अंदर, अगले 8 घंटे के अंदर 25% फ्लूइड लगना चाहिए, और नेक्स्ट 8 घंटे के अंदर 25% फ्लूइड लगना चाहिए। तो 8 8 8 24 घंटे हो गए और 100% फ्लूइड लग जाना चाहिए। ऐसे करते हैं हम लोग, पहले 8 घंटे में आधा, उसके 8 घंटे में 25% और उसके 8 घंटे में 25% लगाते हैं। तो सिंपल भाषा में पहले 8 में आधा, समझ में आ रहा है, बाकी के 16 में आधा। तरीका वही बताया मैंने, पहले 8 में लगाना है आधा, फिर उसके अगले 8 में 25, उसके अगले 8 में 25। अरे कौन सी गाइड यार, कोई न्यू गाइडलाइन में नहीं, 4 ml का क्या ना। ठीक है, चलो और बताओ। अगर बच्चे में फ्लूइड पूछे, अगर बच्चे में फ्लूइड का कैलकुलेशन पूछे तो फिर कैसे करना है, बच्चे में फ्लूइड का कैलकुलेशन कैसे करना है याद रखिएगा। अगर बच्चा लेस देन 10 केजी है, अगर बच्चा 10 या 10 केजी से कम का है तो आप इसे 100 ml पर केजी पर डे देते हैं। अगर बच्चा 11 से 20 केजी के बीच में है तो आप इसको पहले दीजिए 100 ml, समझ में आ रहा है, तो सॉरी 1000 ml देना है किसके लिए, फॉर 10 केजी, और 10 केजी के ऊपर जितने इसके केजी हैं, जितने इसके केजी हैं उसको आप इसमें कर दीजिए 50 ml पर केजी, 50 ml पर केजी जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, एक्स्ट्रा 10 के अलावा। जैसे सपोज कोई एग्जांपल के तौर पे 15 केजी का बच्चा है, तो 15 केजी का बच्चा है तो फिर कैसे करोगे 15 केजी बच्चे में, 15 केजी के बच्चे में हमने कहा देखो 10 10 15 में से 10 घटा दो तो कितने बच गए 5, 10 के लिए हमारे पास कितना है 1000 ml, तो 1000 ml तो ये हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितने बच गए 5, 5 केजी के, इसलिए 5 केजी के लिए 50 ml पर केजी है तो ये हो गया 250 ml, तो ये हो गया 1250 ml दी जाएगी 15 केजी के बच्चे के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारी चीजें।
ये पहले बता चुका हूं मैं आपको। समझ आ रहा है बच्चे? क्लियर? अगर कोई बच्चा 11 से 30 केजी का है, अगर कोई बच्चा 11 से 30 केजी के वजन का है, तो ध्यान से सुनिएगा कि 20 केजी तक के लिए तो 15 ml, जो 1500 ml है, 20 केजी के लिए तो ये हो गया, और जो एक्स्ट्रा केजी बच रहे हैं उनके लिए 20 ml पर केजी हो गया। 20 ml पर केजी, एग्जाम्पल के तौर पर 25 केजी का बच्चा है, तो ये 1500 ml तो ये हो गया 20 केजी के लिए। अब 5 केजी के लिए एक्स्ट्रा है, तो 5 केजी के लिए कितना हो गया, 5 इंटू 20, तो ये हो गया लगभग बच्चे 1500 प्लस 100, तो ये हो गया 1600 ml पर डे देना पड़ेगा इसको। समझ में आ रहा है ना बच्चे? चलें आगे, चले बच्चे, आगे देखिए। याद रखना कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसको राइप्स दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं? राइप्स। अब ये जो राइप्स दी जाती हैं वो क्या होती हैं ट्यूबरक्लोसिस में? राइप्स क्या होती है? RIPES। ये राइप्स जो देते हैं, रिफाम्बिसिन होता है, समझ में आ रहा है? रिफाम्बिसिन, आइसोनियाजिड, पायरिजिनामाइड, इथम्बुटोल, समझ में आ रहा है बच्चे? इथम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दिया जाता है। रिफाम्बिसिन, आइसोनियाजिड, पायरिजिनामाइड, इथम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं इसमें। आपने कहा सर बताओ इनके साइड इफेक्ट आते हैं। हाँ, इनमें जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रेड ऑरेंज सीक्रेशन होते हैं, इसमें रेड एंड ऑरेंज सीक्रेशन होते हैं बॉडी के, जो भी सीक्रेशन है, यूरिन वगैरह। आइसोनियाजिड के अंदर पेरीफेरल न्यूराइटिस होता है, पेरीफेरल न्यूराइटिस। ये सब बेटा एग्जाम में क्वेश्चन देंगे तब पता चलेगा। इसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। समझ में आ रहा है ना? थंबटॉल के अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। क्या होता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिक ड्रग होता है, ऑटोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, नेफ्रोटॉक्सिक होता है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस को, यानी एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस से लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस ना बने, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस से लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस ना बने, इसके लिए कौन कौन सी दवाई ही काफ़ी होती है? आइसांस है, रिफाम्बिसिन और आइसोनियासिड। ये दो मेडिसिन काफ़ी हैं जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस को लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट नहीं होने देती। ये सब बता चुका हूँ बेटा मैं, पूरी टीवी के बता चुका हूँ। तो मैं खाली क्या बता रहा हूँ? साइड बता रहा हूँ, साइड इफेक्ट। ये सारे ड्रग्स के बारे में वाली बात कर चुके हैं हम लोग। और बताओ सर, ट्यूमर मार्कर बता दो, कौन कौन से ट्यूमर मार्कर हमें याद होने चाहिए? ट्यूमर के जो मार्कर हैं, जो मतलब आपसे कई बार अभी जैसे पूछा था 125 पूछा था मार्कर, तो कई बार हम ट्यूमर ओवेरियन कैंसर के लिए 125 मार्कर आता है वो पूछा था, तो कई ट्यूमर मार्कर भी एग्जाम में पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो कौन कौन सी कंडीशन के लिए, कौन कौन से कैंसर के लिए कौन सा मार्कर काम में लिया जाता है? अगर किसी को कॉलोन का कैंसर है, अगर किसी को कॉलोन का कैंसर है तो उसके लिए हम काम में लेते हैं CEA। CEA काम में लिया जाता है। आपने कहा मतलब कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। क्या कहते हैं? कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटी, समझ में आ रहा है? एंटीजन, एंटीजन, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये मार्कर काम में लेते हैं। ठीक है? अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, इसके लिए PSA मार्कर यूज किया जाता है। PSA मार्कर, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसे कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। अगर किसी को लिवर कैंसर है, लिवर कैंसर के लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्फा फीटोप्रोटीन मार्कर, अल्फा फीटोप्रोटीन,
मार्कर यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चे? याद रख पाओगे सारी चीजें? आपको याद रखना भी आसान है, एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे? पर एग्जाम में पूछते बहुत है मार्कर, क्योंकि पूछ चुके हैं एग्जाम में मार्कर, तो ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में पूछते नहीं है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज पूछी जा रही है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? चलो अच्छा, आप आंसर भी दे रहे हो, बहुत अच्छी बात। चलो दो आंसर तो मैं भी चेक कर लूँ तुम्हें आता है। मल्टीपल माइलोमा, बताओ जरा मल्टीपल माइलोमा का मार्कर कौन कौन होगा? मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा का मार्कर कौन होगा? बताओ फटाफट, आई वांट टू सी। बताओ कौन है मल्टीपल माइलोमा का मार्कर? टेल मी। अब गूगल मत करो तुम यार, ये गलत है, जाके पीछे गूगल कर रहे हो, ठीक शर्म नहीं आती? बताओ। बेंस जॉन्स प्रोटीन, बेंस जॉन्स प्रोटीन, ये है मार्कर मल्टीपल माइलोमा का। ब्लैडर कैंसर का मार्कर कौन है? तो ब्लैडर कैंसर का मार्कर कौन होता है बताओ? इसे कहते हैं बीटीए। क्या कहते हैं? बीटीए, ब्लैडर ट्यूमर एंटीजन। ब्लैडर ट्यूमर एंटीजन, ब्लैडर ट्यूमर एंटीजन। समझ में आ रहा है? गुड। स्क्रीनिंग कैसे करते हैं सर कैंसर की? स्क्रीनिंग बताना, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर, तो कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे कैसे करते हैं? मैंने कहा कौन से वाले करवा रहे हैं? ब्रेस्ट की बता दो आप, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे करोगे? तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए एनुअल करवाना है मैमोग्राफी 40 साल के बाद। जिस महिला की उम्र 40 साल के बाद हो जाए उसको एनुअली माइलोग्राफी करा रहे हैं, मेमोग्राफी करानी, सॉरी मेमोग्राफी करानी है, मेमोग्राफी, और वो भी एनुअली। और 20 साल के बाद जैसे ही महिला जवान हो जाए उसके बाद मंथली बीएससी करो, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वो तो खुद ही कर सकते हो, कहीं नहीं जाना, बीएसई, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन 20 साल के बाद। तो मैंने कहा ब्रेस्ट का तो ठीक है, प्रोस्टेट का बता दो, पुरुषों के बारे में भी ध्यान रखो भाई। मैंने कहा बताओ प्रोस्टेट में क्या करोगे? प्रोस्टेट के लिए आप पीएसए एंटीजन टेस्ट करा लीजिए। मैंने कहा ये का तो करा लेंगे, और बताओ कुछ कराना है? मैंने कहा रेक्टल एग्जामिनेशन करवाना होता है प्रोस्टेट के लिए। रेक्टल एग्जामिनेशन, हाँ तभी पता पड़ेगा, तो प्रोस्टेट के लिए रेक्टल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। आपने कहा दोनों कब करवाने होते हैं? मैंने कहा एनुअल। तो हम ही करा लें, तुम रुक जाओ अभी 50 साल के बाद, फिर ठीक है, फिर तो टाइम है अपने को। तो मैंने कहा टाइम है अभी तो तुम्हें, तो प्रोस्टेट में तो। समझ में आ रहा है? मैंने कहा सर टेस्टिस के बारे में बताइए, टेस्टिस। चल भैया टेस्टिस के बारे में बता दो। तो टेस्टिस के बारे में बता देते, टेस्टिस के बारे में क्या करोगे? मैंने कहा वही टीएससी, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। कल बताया था शीशे के सामने खड़े होकर एंजॉय करना है, राजू कल कर रहा था जो, वही। ये मंथली करना है? मैंने कहा ये मंथली करना है। किस एज की महिला को? मैंने महिला में पुरुष को, किस एज के पुरुष को? 15 से 35 साल की उम्र में, 15 से 35 साल की उम्र में करना है। तो तुम तो खड़े हो शीशे के सामने, तुम्हारा तो सही समय है ये। तो 15 से 35 साल की एज में मंथली करना है टीएससी, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। हाँ कल बताया था हॉट वाटर, मैं कौन से ठंडे पानी से नला रहा हूँ तेरे को? कल बताया था मैंने तेरे को, राजू को बताया, राजू को पूछो, राजू कल मैं ढंग समझाया था सारा। ये राजू को दर्द हो रहा था, पता है कल राजू को ऐसा दर्द हो रहा है मेरे को, तो मैंने कहा दर्द तो होना ही है तेरे को, तो बताया तेरे को टेस्टिकुलर दबाएगा तो दर्द होगा ही। बस उन हाथों से कमेंट मत करना। और बताओ सर कॉलोन कैंसर के लिए क्या करते हैं? तो टेस्ट से कॉलोन कैंसर के लिए क्या करेंगे? चल जा भाई। कॉलोन, कॉलोन का कैंसर है उसके लिए कौन से टेस्ट करते हैं? देखो 50 साल के बाद कॉलोन के कैंसर का पता लगाने के लिए कॉलोनस्कोपी की जाती है हर 10 साल में, और बेरियम एनीमा दिया जाता है हर 5 साल में। अगर किसी के स्टूल में ब्लड आए तो कॉलोनस्कोपी हर साल की जाएगी। 3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बताइए कॉलोन के कैंसर के लिए कॉलोनस्कोपी 50 साल के बाद करते हैं, पर हर 10 साल में करते हैं, ठीक है? मैंने कहा ठीक है। बेरियम एनीमा हर 5 साल में करते हैं, मैंने कहा ठीक है। अगर किसी के स्टूल में ब्लड आ रहा है तो उसके लिए फिर आपको हर साल करनी पड़ेगी कॉलोनस्कोपी। वैसे नॉर्मली कॉलोनस्कोपी हम हर 10 साल में एक बार करते हैं, और बेरियम एनीमा हर 5 साल में एक बार करते हैं। पर अगर किसी के ब्लड आ रहा है सॉरी स्टूल में, तो उस कंडीशन के अंदर हम उसकी कॉलोनस्कोपी हर साल करते हैं। ये कॉलोन के कैंसर की स्क्रीनिंग होती है। चले? ओके। सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए हर 21 से 65 साल की महिला को पैप स्मीयर कराना जरूरी है। हर 21 से 65 साल की महिला को पैप स्मीयर कराना जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर के लिए तो वैक्सीन आती है, पढ़ाई थी मैंने आपको।
सर्वाइकल कैंसर के लिए तो वैक्सीन आती है, सर्वेरिक्स और गार्डेसिल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने डोज बताए थे? 3 डोज बताए थे मैंने। आईएम इंजेक्शन लगता है, हर 6 महीने के पीरियड में लगाते हैं, और सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले लगाते हैं, बाद में कुछ नहीं होता। फिर सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले लगानी है। सर्वेरिक्स है और गार्डेसिल है, हर 6 महीने में लगाई जाती है, या आईएम इंजेक्शन से लगाई जाती है, 3 डोज लगाई जाते हैं। ये बात मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में पहले ऑलरेडी धुआं दे चुका हूँ खूब सारा। सर्वेरिक्स और गार्डेसिल बताया था ना, 3-3 डोज हर 6 महीने में। याद करो सारी कहानियां। आईएम जा रहा था धमाधम, और सेक्सुअल एक्टिव होने से पहले लगाते हैं। मैंने कहा सर ये भी ठीक है। और बताओ, अगर किसी एचआईवी पेशेंट का CD4 काउंट 200 से कम है, अगर किसी एचआईवी पेशेंट का CD4 काउंट 200 से कम है, तो उसको वेरीसेला और एमएमआर वैक्सीन नहीं लगाई जाती। ना उसको एमएमआर लगाते हैं, ना वेरीसेला लगाते हैं। एमएमआर वैक्सीन और वेरीसेला वैक्सीन को एक सेम डे पर नहीं लगा सकते, दोनों के बीच में कम से कम 28 दिन का गैप होना चाहिए। एमएमआर की वैक्सीन और वेरीसेला वैक्सीन दो अलग वैक्सीन है, दो अलग वैक्सीन सेम डे पे लगा सकते हैं। बीसीजी और ओपीवी लगाते हैं सेम डे पे, मना नहीं है, पर एमएमआर और वेरीसेला सेम डे पे नहीं लगाते। एमएमआर और वेरीसेला के बीच में कम से कम 28 दिन का गैप होना जरूरी है। अगर एक बच्चा पैदा हुआ जो लो बर्थ वेट है और उसका वजन 2000 ग्राम से कम है, कौन सी वैक्सीन एट बर्थ वाली नहीं लगेगी? आंसर करो। अगर कोई बच्चा लो बर्थ वेट पैदा हुआ है, और लो बर्थ वेट बच्चा पैदा हुआ है, और उस बच्चे का वजन 2000 ग्राम से कम है, तो एट बर्थ की जितनी वैक्सीन है उसमें से कौन सी वैक्सीन मना करेगा डॉक्टर के इसे नहीं लगाओ? चलिए बताओ, बताओ फटाफट। अगर किसी बच्चे का अगर किसी बच्चे का बर्थ वेट कम है और वो 2000 ग्राम से कम है, तो वो बच्चा कौन सा वो बच्चा कौन सा वैक्सीन नहीं लगाएगा? आंसर है हेपेटाइटिस बी। वेरी गुड। कौन सा नहीं लगाएगा? हेपेटाइटिस बी। सीजर वाले पेशेंट को कौन सी वैक्सीन नहीं लगाते? आंसर है डीपीटी। सीजर वाले बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं लगाते? आंसर है डीपीटी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट है? आंसर है मीजल्स मम्स रूबेला। एमएमआर नहीं देते, वेरीसेला जोस्टर की वैक्सीन नहीं दी जाती, और इन्फ्लुएंजा का नेजल स्प्रे नहीं देते। शॉट वाला लगा सकते हो, इंजेक्टेबल इन्फ्लुएंजा लगा सकते हैं प्रेगनेंसी में, स्प्रे वाला नहीं लगा सकते। तो वेरीसेला जोस्टर प्रेगनेंसी में नहीं जाता, एमएमआर वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं लगाते, और नेजल स्प्रे नहीं लगाते इन्फ्लुएंजा का। समझ आगे बच्चे? चलो बताओ, वेरासिटी क्या होता है? When you have relationship with the patient or IPR, what is some term we use for that condition in the ethics? हम पढ़ते हैं इसको रिसर्च मैनेजमेंट के अंदर। मैं वो वर्ड बता देता हूँ आपको, धीरे धीरे सुन लीजिए। वेरासिटी क्या होता है? ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस मतलब यू हैव टू टेल द ट्रुथ एंड बी लॉयल। लॉयल रहना और ट्रुथफुल होना कहलाता है वेरासिटी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, मतलब जो पेशेंट को प्रॉमिस किया है वो पूरा होना चाहिए, ट्रुथफुलनेस रहनी चाहिए। यानी वेरासिटी कंडीशन वो है जिसमें पेशेंट को झूठ नहीं बोले जाते, ना झूठे वादे किए जाते हैं। तो वेरासिटी याद रहेगा, मैंने कहा ठीक है। बेनिफिशियंस क्या होता है? बेनिफिशियंस का मतलब होता है डू गुड। एवरीथिंग शुड बी गुड फॉर द पेशेंट, डू नॉट गुड फॉर बैड। मतलब कोई भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी टू डू गुड, अच्छा ही काम करना है, बेनिफिट फॉर द पेशेंट। नॉन माल एफिशिएंसी क्या होता है? दैट डू नॉट हार्म। बच्चे को, पेशेंट को किसी कीमत पे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसे कहते हैं नॉन माल एफिशिएंसी, मतलब डू नॉट हार्म। फिडिलिटी क्या होता है? डूइंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड प्रॉमिस्ड बाय नर्स। डूइंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड प्रॉमिस्ड बाय नर्स, इसे कहते हैं फिडिलिटी, वफादारी। जो प्रॉमिस किया है, जो कमिटमेंट कर दिया, फिर तो उसके बाद खुद की भी मत सुनना। ऑटोनॉमी क्या होता है? इंडिविजुअल राइट फॉर डिटर्मिनेशन। ऑटोनॉमल इंडिविजुअल राइट, मेरा खुद का राइट, इसे कहते हैं ऑटोनॉमी। असल्ट, असल्ट क्या होता है? थ्रेटनिंग द पर्सन, किसी को थ्रेट पहुंचाना, किसी को थ्रेटन करना, इसे असल्ट कहते हैं। बेंट्री क्या होता है? टचिंग द पर्सन विदाउट परमिशन, किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को बिना उसकी परमिशन के छूना, इसे कहते हैं बेंट्री। सिलेंडर क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर बताओ। सिलेंडर बोट, घरों वाला सिलेंडर नहीं, ये वाला सिलेंडर। सिलेंडर बताओ, सिलेंडर क्या होता है? वेरी गुड। किसी के बारे में बुराई करना, ओरल डिफ्लेमेशन, किसी की बुराइयां करना, किसी के कैरेक्टर को जज करना, किसी के बारे में गलत बोलना, ओरल डिफ्लेमेशन। ओरल डिफेमेशन यानी आप किसी को मुंह से बोलकर किसी की बुराई कर रहे हो, इसे सिलेंडर कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए जो जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है बच्चे?
बट आज की क्लास में हम इतनी खत्म करते हैं। जब अगली क्लास आएंगे तब हम वापस से बताएंगे प्रायोरिटी वाइज चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है क्वेश्चंस की, जो मैं बता रहा हूँ, जो रह रही है कई बार से मैं आपको नहीं बता पा रहा प्रायोरिटी के बारे में। तो दिस ऑल द प्रायोरिटी शुड बी। और अगली मेरी जब भी क्लास होगी मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेरे व्हाट्सअप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएगा नोटिफिकेशन, और कहीं नहीं आएगा पर इन 2 जगह पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगली क्लास में जब भी लूँगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, जैसे ही बाहर से लौटूंगा नए कंटेंट के साथ और नई चीज़ों के साथ आपको मैं जरूर सारी बहुत सी चीज़ें दूंगा, ये मेरा वादा है। जैसे कि मैंने आपसे कल भी कहा था, क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। और नॉर्थ साइड से पहले कराऊंगा, ये मेरा वादा है। अभी मैं जाऊँगा, अगली बार लौट के आऊँगा तो डेफिनेटली आई विल डू द प्रायोरिटी। सेलेक्ट कैसे करते हैं वो मेरे पर छोड़ दीजिए। भाई ने कमिटमेंट किया है 100% पूरा करा के दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मेरी जिम्मेदारी है। आप इस चीज़ से बेफिक्र रहो कि सर क्या करेंगे कैसे, वो मेरा पास छोड़ दो आप। विच आई प्रॉमिस्ड, जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, वो ना बदलती है, वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बच्चे, तो वो मैं करूँगा। और क्लास को मैं छोड़ रहा हूँ तो क्लास को कमेंट जरूर कर दीजिएगा, टाइम मिले तो आपको। वैसे बहुत से लोग बहुत जल्दी में भाग जाते हैं, उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, शायद बहुत जल्दी होती है, वो समझ सकता हूँ। जाके गर्लफ्रेंड को फ़ोन भी करना है, बॉयफ्रेंड को फ़ोन भी करना है, मास्टर के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाते। पर जाते जाते 2 लाइन आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी जो चीज़ है ना, देखो मेरा आप लोगों से लगाव अलग तरीका है। आपका मुझसे कितना है मैं नहीं जानता, पर मेरा आपसे बहुत है कि मेरी बेपनाह मोहब्बत का एक ही उसूल है। मेरी बेपनाह मोहब्बत का एक ही उसूल है, मिले या ना मिले तू हर हाल में कबूल है। तुम कमेंट करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो तुम हमेशा ही स्टूडेंट रहोगे और हमेशा अच्छे ही रहोगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरी बेपनाह मोहब्बत का एक ही उसूल है, तू मिले ना मिले तू हर हाल में कबूल है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप हमेशा सीखते हो। जब भी मेरी क्लास होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े रहिए, जो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में जुड़े रहिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े रहिएगा, और आपको नोटिफिकेशन मेरे चैनल को चेक करते रहिएगा, और जो बगल का घंटा बजा उस घंटे को बजा दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए और चीज़ें मिलती रहे। ठीक है बच्चे, मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब आखिर।